everyone, my name is Maulik Majetia. This is my another podcast in my YouTube channel. My YouTube channel name is बातों with Maulik. बातों with Maulik में बातें सुनने के लिए आप सबका स्वागत है। आज जो गेस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो प्रोफेशनली गेम डेवलपर है, साथों साथ सर एप्लीकेशन और वेबसाइट में भी एक्सपर्ट है। सर 10 साल या उनसे ज़्यादा सालों का अनुभव है, तो उनके अनुभव में से कुछ जानने और सीखने के लिए हमने उन्हें आमंत्रित किया हुआ है। साथों साथ सर लाइजोन इन्फोटेक, आर्मन टेक्नो सॉल्यूशन और रीरी ट्यून्स यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं। वेलकम दर्शन भाई। खूब खूब आभार, थैंक यू, धन्यवाद मौलिक भाई। मेरा नाम दर्शन पंड्या है और 10 साल से इस फील्ड में मैं काम कर रहा हूँ। मैंने आईटी इंडस्ट्रीज में ज्वाइन किया था 2015-16 से और एक यूट्यूब की रीरी ट्यून्स नाम की एक चैनल भी मैं चला रहा हूँ, जिसमें हम बच्चों के लिए राइम्स, एजुकेशनल वीडियो और वो सब बना के अपलोड करते हैं ताकि बच्चा कुछ सीख सके। और मैं 10 साल से गेम डेवलपर की तौर पे काम कर रहा हूँ। मेरी खुद की फर्म भी है। मैंने अपना एजुकेशन कंप्लीट किया, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, देन आफ्टर मास्टर कंप्यूटर एप्लीकेशन MCA। इसके बाद अहमदाबाद की एक कंपनी में ट्रेनिंग ली, जहाँ पे मैं गेम डेवलपमेंट बनाना सीखा। उसके बाद मैंने खुद का काम स्टार्ट किया। उसके बाद धीरे धीरे मैंने अपना फर्म डेवलप किया, कंपनी डेवलप की, और आज मैं 10 सालों से गेम डेवलपमेंट के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। बढ़िया सर। आज के पॉडकास्ट में हम खास सर के पास गेम बनता कैसे है, एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन हम सब यूज करते हैं वो एप्लीकेशन कैसे बनाया जाता है, उसका क्या यूज है, कैसे एप्लीकेशन कहाँ से डाउनलोड होता है, वेबसाइट, अगर कोई भी आजकल कोई भी प्रोफेशनल हो, आज कोई CA, एडवोकेट है, लॉयर है, बिजनेसमैन, हर कोई का एक वेबसाइट होता है कि अगर किसी को भी इनके रिलेटेड कोई भी नॉलेज चाहिए तो उनकी एप्लीकेशन, उनके वेबसाइट पे जाके आप सब उनका डिटेल निकाल सकते हो। उनके अलावा AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उसमें क्या है, आज हर कोई उसका यूज करता है। कोई भी पर्सन ऐसा नहीं है कि उसका यूज नहीं करता। इनकम टैक्स हो, GST हो, IT फील्ड हो, कोई भी फील्ड हो, अपना जो कोई एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए AI का यूज करते हैं। तो सर के पास आज हम AI के बारे में जानेंगे। उसके अलावा जो एप्लीकेशन जो गवर्नमेंट के द्वारा कोई बैन की जाती है तो क्यों बैन की जाती है, क्या क्या इंफॉर्मेशन कहाँ से लीक हो जाती है, इसके लिए करते हैं। उसमें कौन सी एप्लीकेशन हमारा डेटा है, हम सब एप्लीकेशन, कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो सब में अप्रूव देते हैं, तो सब अप्रूव देने के बाद हमारा फोन का कौन सा डेटा कंपनी के पास चला जाता है, उन सब के बारे में सर के पास जानेंगे आज। सर जी, मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन ये करता हूँ कि आप गेम डेवलपर के एक्सपर्ट हैं, तो गेम डेवलप कैसे होता है, गेम बनता कैसे है, कैसे कोडिंग से बनता है या और कुछ भी उसमें ज़रूरत पड़ती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन कर रहे हैं आप। अभी क्या लोगों को गेम खेलते हुए ऐसा लगता है, मज़ा आता है बहुत, ये आसान है, ये सब प्रोसेस है, मज़ा आ रहा है, लेकिन उसके पीछे की जो मेहनत है और कई चीज़ें होती है उसमें, और वो ऐसा आपने क्वेश्चन करा, पर उसमें मैं अपने कहा कोडिंग, सिर्फ कोडिंग नहीं, कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक गेम को स्टार्ट से लेकर एंड तक कंप्लीट करने में यूज़ किया जाता है। दरअसल कोडिंग एक मेन पार्ट है, लेकिन उसके पहले गेम का फ्लो कैसा होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए, उसकी डिज़ाइन बनती है, उसका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से, जो भी टूल होता है उसका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से उसका कोड तैयार किया जाता है। उसके बाद उसका टेस्टिंग होता है, टेस्टिंग के बाद वो अपलोड करना, तो क्लाइंट की है तो उससे पहले टेस्ट करने के बाद जो आर्ट है वो आर्ट बनाना उसके लिए। फॉर एग्जांपल कोई गेम है तो गेम के अंदर साउंड होना चाहिए, ग्राफिकली साउंड होना चाहिए, पूरा गेम अच्छा ग्राफिक होगा तो यूजर को पसंद आएगा। सिर्फ कोडिंग है तो कोडिंग से नहीं होता है। ग्राफिकली जो इमेजेस है, वीडियो है, अंदर उसके अंदर यूज करना पड़ता है। और इमेज, फोटो, ग्राफिक वो सब तो ठीक है, उसके बावजूद और बढ़िया बनाने के लिए उसका जो साउंड इफेक्ट है, हर एक मूवमेंट पे कैसा साउंड होगा वो साउंड आर्टिस्ट तय करता है। ऐसे 3-4 पॉइंट ऐसे है जो सब मिला के, और वो सब उसके एक्सपर्टाइज होते हैं
उसको मिलाकर एक प्रोसेस बनाना पड़ता है, एक फ्लो तैयार होता है। पहले कॉन्सेप्ट आइडिया वो डिसाइड होता है, उसके बाद उसकी डिजाइनिंग, उसका फ्लो वाइज डिजाइनिंग तैयार होती है। उसके बाद वो डिजाइनिंग वर्क कैसे करी गेम में, उसका एक कोडिंग होता है जो पर्टिकुलर लैंग्वेज, और उसके अंदर हम आगे भी उसके बारे में जानेंगे कि लैंग्वेजेस का यूज क्या है गेम में, और कौन सा कोडिंग स्किल्स चाहिए जो गेम कोड। नो डाउट मेन पार्ट है कोडिंग, लेकिन उसके अलावा ये भी मेन पार्ट है, ग्राफिकली यूआई यूएक्स है, साउंड है, वो सब की भी बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है। उसके बाद एक कंप्लीट गेम तैयार होकर बाहर निकलता है। એટલે सर जी हम जो देखते हैं कि ये जो खेल रहे हैं तो बनाने के पीछे ज्यादा मेहनत है, खेलने में तो लोग खेल लेते हैं। हाँ ना, खेलने में मजा आता है। वो क्यों आता है? क्योंकि उसके पीछे जो गेम बन के तैयार हुई है, उसके पीछे कई लोगों की मेहनत होती है यस यस। और कई दिनों की मेहनत होती है। अब आप गेम को स्टार्ट करेंगे, कोई भी एक फर्स्ट स्क्रीन है, ओके तो फर्स्ट स्क्रीन स्टार्ट की, हमने प्ले बटन पे क्लिक किया, तो वो जो फर्स्ट स्क्रीन है उसमें जो इमेजेस है, जो कैरेक्टर है, जो प्ले होता है, जो बटन है, वो सब एक एक चीज को बनाने में बहुत सारी मेहनत लगती है। अब यूजर आएगा, गेम स्टार्ट करेगा, पहला पेज आया, ये बटन पे क्लिक किया और चला गया अंदर, सिर्फ 2 सेकंड का काम है, मगर वो पेज बनाने में 2-2 3-3 दिन लग जाते हैं। यस टेक्नीशियन को, डेवलपर को, आर्टिस्ट को, सभी को उसमें मेहनत लगती है। उसके बाद जो गेम होता है वो तो पूरे का पूरा लंबा प्रोसेस होता है, उसके पीछे तो कई महीनों की या कई दिनों की मेहनत। जैसे बड़ा गेम उतना समय लगेगा, उतना आर्टिस्ट हो गए, जितना रिसोर्स यूज होगा उतना, यस इसलिए इतना आसान नहीं है जितना सोच रहे हैं, यस लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है जितना सोच रहे हैं। यस। सर अगर आज कोई गेम बनाना चाहता है तो कौन से स्किल्स उनके पास होने चाहिए और कौन से टूल्स जिनसे गेम बनता है? गेम बनाने के लिए और गेम बनाने का सीखने के लिए, जैसे मैंने कहा कि कोडिंग, डिजाइनिंग, साउंड, टेस्टिंग, ये सब की रिक्वायरमेंट होती है। उसके रिलेटेड कई टूल्स है जिसमें हम गेम का कोडिंग और डिजाइनिंग बनाते हैं, ठीक है। अब वैसे में यूनिटी करके एक सॉफ्टवेयर है, टूल है, जिसमें गेम 2D और 3D दोनों गेम बनती है। एक कोको स्टूडियो एक्स है जिसके अंदर 2D गेम बनती है, कोकोस क्रिएटर करके सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर भी 2D गेम बनती है। फिर अनरियल करके भी है जिसमें हम कोडिंग, सब ऑब्जेक्ट्स और पार्टिकल्स सब मिला के पूरा गेम बनाते हैं। वो एक फ्रंट एंड टूल हम बोल सकते हैं। अब दूसरी बात है डिजाइनिंग की, तो गेम में डिजाइनिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ग्राफिकली साउंड नहीं होगा गेम, तो वो बनाने के लिए हम एडोब के जो सॉफ्टवेयर होते हैं, फोटोशॉप, उसका यूज करते हैं। फिर 3D एनिमेशंस और वो सब क्रिएट करने के लिए हम ब्लेंडर का यूज भी करते हैं। उसके बाद साउंड बनाना है तो हम वोकल आर्टिस्ट को बुलाते हैं, वो बनाते हैं। कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर है या मार्केट में ऑनलाइन भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं जो हमें बैकग्राउंड साउंड प्रोवाइड करते हैं। लेकिन उसमें भी क्या है कि हम वो सब ऐसे यूज नहीं कर सकते, उसकी परमिशन लेनी पड़ती है, कॉपीराइट इश्यू आता है। से ज्यादा हम प्रीफर यही करते हैं कि हम खुद का बनाएं। ओके कभी कभी कोई गेम की छोटी छोटी मूवमेंट होती है, तो मान लीजिए कि कोई गेम है पबजी या फ्री फायर टाइप की, उसमें जो शूटिंग और गन की साउंड आती है, तो वो साउंड हम क्रिएट करते हैं। यस फिर कहीं पे दो जो जन फाइट कर रहे हैं, तो उस फाइट में वोकल होता है, तो साउंड आर्टिस्ट वोकल करता है, लेडीज का साउंड है, जेंट्स का साउंड है, बच्चे का साउंड है, वैसे हम क्रिएट करते हैं। फिर इंस्ट्रूमेंटली हम बिठा के इंस्ट्रूमेंटल से भी एक बैकग्राउंड साउंड क्रिएट करते हैं। ऐसे साउंड क्रिएट होता है। बाद में टेस्टिंग के लिए भी कई सॉफ्टवेयर है, टेस्टिंग स्किल डेवलप करनी पड़ती है। अब बात करें गेम डेवलपमेंट में प्रोग्रामिंग की, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी पड़ती है, जिसमें बहुत ही ज़रूरी है C++ और जावा, C#, ये सब ऐसी लैंग्वेजेस है जो हमें सीखनी पड़ती है टेक्निकली। ओके उसके बाद डिज़ाइनिंग की बात करें तो हमें फोटोशॉप या डिज़ाइनिंग टूल आने चाहिए, उसमें कोई स्पेसिफिक डिग्री या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं है।
तीसरा है टेस्टिंग, तो टेस्टिंग, कम्युनिकेशन, वो सब हमें सीखना पड़ता है। उसके बाद मार्केटिंग स्ट्रेटेजी सीखनी पड़ती है, मार्केटिंग सीखना पड़ता है कोई भी गेम बनाने में। ये सब चीज़ें, ये सब फील्ड बहुत आवश्यक होता है। सर, इंडी डेवलपर्स और बड़े स्टूडियो में काम करने का क्या अंतर है? अगर इंडी डेवलपर्स का पहले तो मतलब क्या, एक इंडिविजुअल व्यक्ति है जो गेम डेवलप कर रहा है और वर्क कर रहा है आईटी प्रोफेशनल में। ओके। अथवा तो चलो गेम का एग्जांपल लेते हैं कि गेम बनाने में वो इंडी डेवलपर्स है, उसका मतलब है एक पर्टिकुलर पर्सन या 3-4 लोगों की एक छोटी टीम जो मिलकर कोई गेम के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। ओके। दूसरा है स्टूडियो, बड़े स्टूडियो। बड़े स्टूडियो में क्या होता है कि लॉट्स ऑफ एम्प्लॉय वर्क करते हैं, यस। कई सारे लोग होते हो अलग अलग फील्ड के, जैसे कि मैंने बताया कोडिंग, डिजाइनिंग, आर्ट, टेस्टिंग। अब मान लीजिए कोई 50 एम्प्लॉय के स्टाफ की एक बड़ी कंपनी है, बड़ा फॉर्म है, 5 डेवलपर है, 5 डिजाइनर है, 2-3 टेस्टर है, 2-3 मार्केटिंग वाले है, वो बड़ा फॉर्म है। यस। उसमें क्या है, रिस्क ज्यादा नहीं होता है। इंडी डेवलपर्स, इंडिविजुअल डेवलपर्स एक छोटे 3-4 लोगों की एक टीम बना के वर्क करता है, उसमें उनको आज़ादी मिलती है। ओके। सभी चीज़ों में आज़ादी मिलती है कि वो क्या करेंगे, लेकिन रिस्क उतना ही बड़ा होता है। यस। और बड़े स्टूडियो में क्या होता है कि आज 50 लोग की टीम है, 50 एम्प्लॉय की टीम है, तो हर एक टीम को इंडिविजुअल वर्क दिया जाता है। फॉर एग्जांपल हम कोई गेम डेवलप करते हैं तो मान लीजिए 10 लोगों की डिज़ाइन की टीम है, डिज़ाइनर्स की टीम है 10 लोगों की, तो अब जो 100 लेवल या 200 लेवल की गेम, बड़ी लेवल्स होते हैं गेम के अंदर, 100 लेवल्स की गेम होती है तो वो 10 डिज़ाइनर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। जो मैनेजर होता है अथवा तो उसका टीम लीडर होता है जो वर्क डिजाइन करता है, पर्टिकुलर 2 लोगों को बोल देगा कि ये आपको ये व्यू डिजाइन करना है, आपको ये पार्ट डिजाइन करना है, फिर सबके पास से लेके एक पैकेज तैयार होता है। जैसे ही डेवलपर की टीम होती है उसको बोल देते हैं कि भाई तुझे ये पोर्शन ही डेवलप करना है, प्रोग्रामिंग करना है। वैसे मिला के जो बड़े स्टूडियो होते हैं वो काम करते हैं। उसमें क्या है, उन लोगों को सीखने को नहीं मिलता है। ओके। वो लोग जो काम करते हैं वो एक ही काम करते रहते हैं पूरा टाइम। उसको पता ही है अगर मुझे गेम में वर्क करना है, मेरा काम ये है, तो अगर मुझे ये 2 स्क्रीन बनानी है तो मुझे सभी गेम में ये 2 स्क्रीन पर ही काम करना है, अथवा तो कुछ पर्टिकुलर पोर्शन दे देते हैं तो उसमें ही काम करना पड़ता है, टेस्टिंग नहीं करना पड़ता है। यस। प्रोग्रामिंग में दूसरी कोई मूवमेंट या दूसरा कोई सेक्शन नहीं करना पड़ता है। तो डिजाइनिंग में भी ऐसा, अगर कोई एक 2 स्क्रीन डिजाइन कर रहा है तो फर्स्ट स्क्रीन और लेवल स्क्रीन डिजाइन कर रहा है तो उसको फर्स्ट स्क्रीन लेवल स्क्रीन डिजाइन देते हैं। और जो मेन गेम का पार्ट है उसमें से कोई 5 लेवल डिजाइन करता है, तो ऐसे वो लोग नया कुछ सीखने को नहीं मिलता है। इंडी डेवलपर्स में क्या होता है, आज मैं खुद छोटा हूँ, अभी इतना बड़ा नहीं हुआ, मैं खुद को इंडी डेवलपर्स ही मानता हूँ, मेरी छोटी ही टीम है, तो हमें फ्रीडम मिलता है यस। कि हम रिस्क ले सकें। मार्केटिंग है वो सभी जगह पे मेरी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग में वर्क करने की मुझे आज़ादी मिलती है, तो मैं अपना डिसीजन खुद लेता हूँ। और बड़े स्टूडियो में क्या वो डिसीजन खुद नहीं ले सकते। आज मैं खुद कोई बड़े स्टूडियो में या बड़ी फर्म में काम करता हूँ तो वो वहाँ पे मुझे कोई डिसीजन लेने की आज़ादी नहीं है। यस। मुझे जो मेरे सुपीरियर बोलेंगे वही मुझे करना पड़ेगा। और मेरा खुद का फर्म है, मेरे नीचे 7-8 लोगों की मेरी टीम है, मैं एक इंडी डेवलपर हूँ, छोटी कंपनी हूँ, तो मैं खुद डिसीजन ले सकता हूँ। तो मुझे यह करना, ये करना, उसके लिए यह करना, मुझे ये आता है और मार्केट के अकॉर्डिंग मुझे यह करना है जिससे मेरी गेम का रिजल्ट मुझे अच्छा मिलेगा। लेकिन बड़ी फॉर्म में ऐसा नहीं, ये डिफरेंस मेनली बता सकता हूँ। सर, हम लोग गेम खेलते हैं उसमें लेवल 1 2 3 4 5 होता है, तो मैक्सिमम उसमें कितने लेवल तक गेम जा सकता है? अब वो तो, अब मान लीजिए कि कोई प्रोडक्ट खुद के लिए प्रोडक्टिव वर्क कर रहा है या फिर ऐसा है कोई क्लाइंट की रिक्वायरमेंट आई, ओके। ठीक है। वर्क कैसे होता है गेमिंग फील्ड में कि हम प्रोडक्ट बेस्ड भी वर्क करते हैं और क्लाइंट बेस्ड भी वर्क करते हैं। तो प्रोडक्ट बेस्ड में क्या, मैं खुद डिसाइड करता हूँ कि अभी लॉन्च कर रहा हूँ गेम में तो मुझे कितने लेवल और कहाँ तक की डिफिकल्टी देनी है। उसके बाद यूज़र के एक्सपीरियंस जो हमें मिलते हैं, फीडबैक मिलते हैं यूज़र एक्सपीरियंस से, उससे पता चलता है कि अब आगे हमें उसमें क्या चीज़ ऐड करनी चाहिए। ओके। अब आप ये नहीं कह सकते कि लेवल बढ़ाने का कोई लिमिटेशन है,
नहीं, कोई लिमिटेशन नहीं। डिफिकल्टी लेवल आपके नॉलेज के अनुसार आप जो भी दे सकते हैं दे सकते हैं। आप 5 लेवल की गेम बना के दे सकते हैं, उसके बाद इंक्रीमेंट लेवल में करते रहिए। स्टार्टिंग से ही आप 200 से 300 लेवल दे दो। फॉर एग्जाम्पल, आप आज जनरली सब लोग खेलते होंगे कैंडी क्रश टाइप गेम, तो कैंडी क्रश में आप देखिए मल्टीपल ऑफ लेवल बढ़ेगा, वैसे डिफिकल्टी भी बढ़ेगी। इसलिए अगर वो चाहते, और देखिए आप उसकी गेम में लॉक सिस्टम होती है। आप एक लेवल बना लीजिए, दूसरा लेवल बना लीजिए, तीसरा लेवल बना लीजिए, तो डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जाता है ऐसा। अब ऐसा भी हो सकता है कि क्लाइंट बेस्ड वर्क कर रहे हो, तो क्लाइंट हमें रिक्वायरमेंट अपनी दे देता है, भाई मुझे ये गेम बनानी है, इसके जैसी बनानी, लेकिन डिफिकल्टी लेवल ये होना चाहिए और लेवल्स इतने होने चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग हम गेम का फ्लो डिसाइड करते हैं, डिजाइन डिसाइड करते हैं, डिजाइन बनता है उससे, उसके बाद डेवलप होता है। डायनेमिक कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करते हैं उसमें, ताकि मान लीजिए कि इन फ्यूचर हमें उसमें और भी लेवल्स ऐड करने पड़े तो हम वो भी कर सकें। ओके इस तरह से होता है। सर, जो अभी हाईएस्ट लेवल कौन सा होगा? हाईएस्ट लेवल तो आप कोई भी गेम का कॉन्सेप्ट वाइज आप डिसाइड कर सकते हैं। अब मान लीजिए कैंडी क्रश या 3 मैच वाली गेम है, ओके, तो उसमें उसके अकॉर्डिंग, उसका लॉजिक के अकॉर्डिंग, यूजर की रिक्वायरमेंट है, क्लाइंट की डिमांड है, उसके आधार पे आप डिसाइड कर सकते हो। कई गेम ऐसे होते हैं जो 100-200 लेवल के होते हैं, 1000 लेवल के भी होते हैं, तो अलग अलग डिफिकल्टी होती है। वो तो यूजर जब खेलेगा तब उसको पता चलेगा अगले लेवल में क्या आएगा। ओके, कई डेवलपर्स ये भी करते हैं कि यूजर को मजा आए और वो खेलने का आनंद ले सके, इसलिए वो डिफिकल्टी लेवल को सस्पेंस रखते हैं। ओके, यूजर्स को लगता है इसके ये लेवल में ये था तो अगले लेवल में क्या आएगा, ऐसा भी कर सकते हैं। अदरवाइज उसका तो कोई लिमिटेशन ही नहीं। ओके, अब सिंपल मैं अभी तो क्या, हम किस की गेम पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं 7-8 साल के, किस लेवल की गेम होती है, तो उसमें तो क्या लिमिटेशन होती है कि यूजर को जो पसंद आता है वो 2-3 लेवल ही वो खेलते हैं। अब जो 10-12 साल के ऊपर के बच्चे हैं वो ये डिफिकल्ट वाली गेम खेल सकते हैं। 5-7 साल के बच्चे होते हैं, उसको तो क्या है, कार्टून हिलता है डुलता है, वो होता है, ये सब एक्शंस होती है, कुछ चेंज हो रहा है, उससे मजा आता है उससे। तो हम 5-7 लेवल की वो किस के लिए गेम बनाते हैं। ओके, क्योंकि बच्चों का माइंड क्या होता है कि वो ज्यादा नहीं, वो कुछ अलग देखना चाहते हैं, यस यस, इसलिए हम क्या करते हैं, छोटे लेवल की ज्यादा गेम बनाते हैं। ओके, अब बड़े बच्चे होते हैं जो, उसका इंटरेस्ट किस में होता है, गेम ये अच्छी है लेकिन मुझे डिफिकल्टी चाहिए, ओके, मल्टीपल लेवल्स चाहिए। एक लेवल ओपन हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, उसमें डिफिकल्टी लेवल बढ़ता है। अब मान लीजिए शूटर की गेम ही है कुछ, तो आप फॉर एग्जांपल प्ले स्टोर के अंदर कई सारी शूटर्स की गेम है। तो स्पेस में शूट होता है, एक हमारा प्लेन होता है और सामने से एनिमीज आते हैं, हम उसको शूट करते हैं, फिर 10-12 प्लेन आते हैं, उसको शूट कर दिया। दूसरे लेवल में 20-25 प्लेन मिल आते हैं, फिर धीरे 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 इंक्रीज होता है। फिर 5वें लेवल के बाद हम एक बॉस ऐड करते हैं, बहुत पावरफुल होता है, उसको मारना। ऐसी टाइप की गेम कई सारी, ऐसे लेवल डिफिकल्टी हम इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन छोटे बच्चे हैं जो 7-8 साल के, उसमें ऐसा हम नहीं करते, तो उसको वो आइडिया ही नहीं है, माइंड ऑफ सेंस ही नहीं है ये क्या है। अगर वो देखेगा 2-3 लेवल खेल लिया फिर गेम बंद। तो ज्यादातर बच्चे खेलते हुए गेम को यूज करते हैं, तो मान लीजिए 2-3 मिनट से ज्यादा टिकते नहीं। यस यस, आप देखिए वीडियो भी देखते होंगे बच्चे यूट्यूब के अंदर क्या है, तो 30-40 सेकंड के 1 मिनट की रील से कार्टून की रील देख रहे होंगे, तुरंत वो स्वाइप कर देंगे। यस यस, बच्चों का माइंडसेट ही ऐसा होता है। मतलब हम अभी बच्चों के गेम पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं ताकि कुछ अलग उसको मिले, क्योंकि एक ही पैटर्न के, एक ही टाइप के गेम खेलते खेलते बच्चे भी बोर हो जाते हैं। यस यस, और उसमें और फ्रेंकली मेरी साइड से मैं बोलूँ, बेनिफिट भी ज्यादा उसी में। यस, रिस्ट्रिक्शन है किस कैटेगरी गेम बनाने में, लेकिन बेनिफिट भी है, क्योंकि छोटे बच्चे लगातार गेम खेलते रहते हैं। यस, बड़े को तो क्या है, 12-13-14 साल का बच्चा होता है, तो उसको एजुकेशन के साथ साथ सभी कुछ करना पड़ता है और एक आध घंटे का समय मिलता है तो खेलता है। लेकिन क्या है, छोटे बच्चे अभी उसके पास समय है, यस, तो दिन में 4-5 घंटे गेम खेलते रहते। तो इस टाइप, और वो जो रिलेट करते हैं उसके कॉन्सेप्ट की गेम हम बनाएंगे
तो उससे हमें भी काफी अच्छा बेनिफिट मिलता है। इसलिए इसलिए लेवल्स की डिफिकल्टी की आप बात कर रहे हो, इंक्रीज करे क्या होता है उसका एंड, तो उसका वैसे तो कोई एंड ही नहीं होता है। ओके वो डेवलपर के ऊपर होता है या क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुजब होता है, या फिर यूजर का एक्सपीरियंस हम फीडबैक के तौर पे लेके वैसे हम अपडेट करते रहते हैं। ओके सर, कोई टेक प्रोफेशनल पर्सन है और अभी आप जो बोल रहे हैं कि गेम डेवलपमेंट में सब लोग गेम खेलते हैं तो रोज नई नई गेमें आती रहती है, तो 2025 में अगर कोई गेम बनाना चाहता है, गेम डेवलपर बनना चाहता है, तो शुरुआत कैसे करे? देखिए, शुरुआत अगर मैं इस क्वेश्चन से अपनी बात भी जोड़ूं तो आज से 10 साल पहले हमें आज जितनी अवेयरनेस है इन सब चीज़ों में उतनी अवेयरनेस नहीं थी। गेमिंग इंडस्ट्रीज के बारे में सब लोग को बहुत ही कम पता था। तभी क्या है कि आईटी फील्ड का था, लेकिन वेबसाइट है, एप्लीकेशन डेवलपमेंट है, सब लोग उसमें ज़्यादा जाना चाहते थे। गेमिंग के बारे में किसी को पता नहीं था। लेकिन अब आज 10 साल के बाद मैं देखता हूँ तो मेरे समय में जब मैंने स्टार्टअप किया था उसके बाद आज, तो आज बहुत ही ईजी हो गया है। तभी मुझे क्या है कि मुझे टेक्निकल कोर्स लेना पड़ा था, जैसे कि बीसीए एमसीए किया मैंने, बैचलर ऑफ कंप्यूटर और मास्टर ऑफ कंप्यूटर, जिसके अंदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की स्किल्स और टेस्टिंग एसईओ ये सब चीज़ हमें सिलेबस में सिखाई जाती थी। यस और डिग्री की भी रिक्वायरमेंट थी तभी। यस भाई आपने इसमें डिग्री की है तो आपको कोई रिक्रूट करता था। लेकिन हमें तभी ये था, लेकिन हमें मालूम नहीं था। हमको एक गलत जो सोच होती है ना कि हमें तो ये सीखना ही पड़ेगा ये फॉर्म। लेकिन अभी क्या है, अब मैंने एमसीए किया है और मैं गेम डेवलपर हूँ ऐसा नहीं। आज के ज़माने में कोई भी नॉन आईटी है ओके लेकिन उसके पास वो स्किल है तो वो गेम की इंडस्ट्री में आ सकता है। ओके अब मान लीजिए कि अभी आपको शुरुआत करनी है 2025 में किसी भी यूज़र को, तो वो कर सकता है कैसे? यूट्यूब के जरिए। ओके आज से 10-12 साल पहले यूट्यूब का इतना नहीं था कि हम Yes. कुछ उस पर सीख सके। यस लेकिन यूट्यूब के जरिए आज आप गेम कैसे बनाते हैं, कोडिंग कैसे, कौन सी लैंग्वेज, वो सब आप यूट्यूब के अंदर ट्यूटोरियल या कोर्स मिलता है, ओके आप उससे सीख सकते हैं। वो ये हुई कोडिंग की बात, सीखने की। अब दूसरी बात है डिजाइनिंग की, तो डिजाइनिंग के भी यूट्यूब में कोर्स अवेलेबल है। ओके ठीक है, आप पेड कोर्स भी, कुछ कंपनी या कुछ फर्म ऐसी है जो पेड कोर्स भी करवाती, ओके उसके लिए स्पेसिफिक 2-3 साल का कोर्स करने की जरूरत नहीं है और डिग्री की जरूरत नहीं है। आप स्किल सीख सकते हैं। किसी भी फॉर्म होती है जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बोलते हैं हम उसे, 6 महीने 1 साल के अंदर आपको वो चीज़, वो लैंग्वेज, वो टूल सिखा देती। आज कोई भी फॉर्म में, आज मैं अपनी फॉर्म में कोई रिक्रूट करूंगा तो मैं डिग्री नहीं देखता, यस यस मैं उसकी स्किल्स, उसका नॉलेज देखता हूँ। कोडिंग में हो तो उसका लॉजिक देखता हूँ। आज मुझे कोई प्रोग्रामर लेना है, कोडिंग स्किल में किसी को अपॉइंट करना है, तो मैं उसकी जो होती है क्रिएटिविटी बाय लॉजिक वो देखता हूँ। और ग्राफिकली किसी को लेना है तो उसको वो टूल की नॉलेज है जो हम यूज ग्राफिकली करते हैं, और क्रिएटिविटी उसकी कैसी है गेम के अंदर, हम तो यहाँ से फ्लो बता देंगे कि भाई ऐसा डिजाइन करना है। यस अपने आप से वो कैसा करता है, वो क्या डिजाइनर डिजाइन बना देगा, कोई वो बना देगा, वो फाइनल नहीं होगा, यस एक ट्राई में कंप्लीट नहीं होगा। वो तो जो टेस्टर है वो टेस्ट करेगा कि भाई हमें जो फ्लो देना है क्लाइंट को या हमें खुद प्रोडक्शन बनानी है, उसके अकॉर्डिंग जो हमने उसको बताया उसके अकॉर्डिंग ये बैठ रहा है, फिट हो रहा है उस गेम में, तो 1 ट्राई 2 ट्राई 3 ट्राई डिजाइनर करता रहता है। लेकिन कोई डिजाइनर इतना बड़ा क्रिएटिव माइंड होता है उसका कि वो फर्स्ट ट्राई में ही सक्सेस हो जाता है और ऐसी डिजाइन बनाता है जो गेम के लिए परफेक्ट फिट है और परफेक्ट बनती है। इसलिए आप यूट्यूब से भी कोर्स सीख सकते हैं, कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट है मार्केट में जो ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं, आप फिजिकली भी जाकर सीख सकते हैं। फिर आप खुद ट्राई कीजिए, छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनाइए। ओके यूनिटी है तो यूनिटी का वीडियो देखिए, यूनिटी में गेम कैसे बनता है स्टार्टिंग से एंडिंग तक क्या है, क्योंकि सभी चीज़ बहुत बड़ी है, इतनी आसान नहीं। लेकिन फिर भी आप अगर ट्राई करेंगे तो इतनी मुश्किल भी नहीं है कि आपको कोई ट्यूटर चाहिए जो आपको गाइडेंस दे यस और आपको 6-7 घंटे क्लास में जाके बैठ के सीखना है। आप 1-2 घंटे डेली यूट्यूब से भी सीख सकते हैं, कोई कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, उसमें भी सीख सकते हैं।
पर्टिकुलर डिग्री की ज़रूरत नहीं है। नॉन आईटी पर्सन भी गेम डेवलपमेंट कर सकता है। उसमें जो 4-5 सेक्शन है वो उसमें प्रोग्रामिंग है, डिज़ाइनिंग है, टेस्टर है, आर्टिस्ट है, एसईओ है। सब चीज़ में आप ट्रेनिंग ले सकते हैं और आप अपना फ्यूचर बना मीन्स करियर बना सकते हैं फ्यूचर में, और सब चीज़ आप कर सकते हैं। इट मीन्स के सर आप जो बोल रहे हैं कि अभी स्किल का दौर है, ना कि एजुकेशन का। एजुकेशन जरूरी जरूरी है। है, हाँ, लेकिन स्किल उससे ज्यादा अभी कि डेवलप आपके पास करनी। स्किल होगी तो आप कहीं पे भी अपना फ्यूचर बना सकते हैं। यस यस। अब मान लीजिए, अब स्किल की बात करूं, आज मुझे कोई गेम डिजाइनर रिक्रूट करना हो अब मेरे फर्म में, तो मैं ये नहीं देखूंगा कि ये ग्रेजुएट है या मास्टर ग्रेजुएट है। यस। मैं उसको प्रैक्टिकली बिठाऊंगा, हम्म। भाई मुझे ये इमेज बना के तू दे। अगर उसको वो टूल की नॉलेज होगी, वो क्रिएटिव माइंड होगा, तो हमें 1-2 घंटे में पता चल जाएगा। यस यस। नो डाउट गेम डिजाइन कैसे करते हैं वो तो हम सिखाएंगे, हाँ। लेकिन बेसिक नॉलेज होता है वो तो हम टेस्ट करेंगे, और वो तो खुद की क्रिएटिविटी पर डिपेंड करेगा। उसमें डिग्री काम नहीं आएगी, वो तो वो सीखा होगा या फिर कोई इंस्टीट्यूट से वो सीखा होगा, उसके बाद अपने आप सीखा होगा, खुद की क्रिएटिविटी से डेवलप किए होगी अपनी नॉलेज। मैं डेवलपर हूँ तो मैं डिजाइनिंग नहीं कर सकता, लेकिन मैं सीखूंगा 3-4 महीने तो मुझे आ ही जाएगा। यस दिमाग तो सबके पास होता है, जो चाहे वो सीख सकते हैं। ऐसे एसईओ है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, तो उसकी भी जरूरत सभी चीज में पड़ती है। जैसे गेम में और ऐप में हम क्या करते हैं, एएसओ की जरूरत पड़ती है। ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन होता है, वेबसाइट में एसईओ होता है। तो आप वो भी स्किल डेवलप करके आप, वो आगे आएगा, हम उसके बारे में डीपली चर्चा करेंगे। जो आपने अभी स्टार्टिंग में बोला गेम, ऐप, वेबसाइट के बारे में, तो वो सब चीज ऐप के अंदर हम बात करेंगे उसके बारे में। सर, आपने जो बोला कि 2015 में एप्लीकेशन वेबसाइट का ज्यादा था, गेम उतना नहीं था, लेकिन अभी जो हम 2025 की बात करें, गेमिंग इंडस्ट्री के बारे में क्या ऐसी गलत बातें हैं कि लोग डरते हैं, ऐसा क्या है? नहीं डरते, मुझे नहीं लगता डरते हैं, लेकिन क्या है, डर एक क्या होता है कि डेवलपमेंट में कोडिंग का, कोडिंग में हम ये वो, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है अगर आपका इंटरेस्ट उसमें है। ओके। और आप वो स्किल डेवलप करते हो, आप वो लैंग्वेज, पर्टिकुलर लैंग्वेज सीखते हो, तो इतना मुश्किल भी नहीं है। लेकिन अगर आपको कुछ नहीं आता है कोडिंग में और आपको आना है गेम में, तो आप 2-3 महीने काम करोगे, आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आप कि भाई नहीं है, हमारे बस की बात नहीं है। ओके। ऐसा भी होता है। करियर बना सकते हैं। अभी तो 2025 में आके अब इस फील्ड में जाना चाहते हो तो स्कोप, कई सारे स्कोप है। अभी कई सारी पोजीशंस खड़ी हुई है ओके। गेमिंग इंडस्ट्री में। जैसे मैंने बताया, प्रोग्रामिंग है, डेवलपमेंट में, बाद में डिजाइनिंग है, ग्राफिक आर्ट्स है, एसईओ है, मार्केटिंग है, डिजिटल मार्केटिंग है। कई सारे ऐसे सेक्शन है इस इंडस्ट्री में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गेम यानी सिर्फ कोडिंग। सर, कोई इंडिविजुअल कंपनी है, कोई इंडिविजुअल डेवलपर है या कोई छोटी कंपनी है, तो अपनी गेम मार्केटिंग कैसे करे कि सिर्फ उसके लिए गेम बना लेना ही काफी है? गेम बना लेना, कंप्लीट कर देना, वो आधी प्रोसेस हुई। ओके। गेम कंप्लीट कर ली, बना ली, उसके बाद क्या, वो लॉन्च कर दिया, अपलोड कर दिया, मार्केट में आ गया, वो सिर्फ जरूरी नहीं। उसके बाद वो गेम है, उसको आपको सोशल मीडिया पे डालना पड़ेगा। जैसे कि इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, फेसबुक है। आप वैसे आपका गेम का प्रमोशन कर सकते हैं। आप अपनी गेम के बारे में लिखिए, व्लॉग लिखिए, पिक्चर्स, फोटोज बनाइए, ओके। सोशल मीडिया पे डालिए। एक टाइप का डिजिटल मार्केटिंग है वो। या फिर आप ये भी कर सकते हैं, यूट्यूब के जो बड़े स्ट्रीमर होते हैं, यूट्यूबर्स होते हैं, उनको बोलिए आपका गेम मार्केट में प्रमोट करें। ओके। आपके गेम के बारे में दुनिया को दिखाए कि हमारा ये गेम है, उसमें ये सब है। ऐसे करके आप आपकी गेम को प्रमोट कर सकते हैं। और सिर्फ बना के रख देना, उसके बाद उसके पीछे कुछ यूजर्स को पता तो नहीं मार्केट में आप क्या बना रहे। आप दुनिया के किसी कोने में बैठे हुए हो, वहां से आपने कोई एक प्रोडक्ट लॉन्च की, अब इतनी बड़ी दुनिया है, सबको तो पता नहीं होगा कि ये भाई ने ये
प्रोडक्ट लॉन्च की, यस दुनिया को बताना पड़ेगा। इंडी डेवलपर को यही एक फेस करना बहुत मुश्किल होता है कि आप गेम तो बना ली, लेकिन अब उसके बाद क्या, काम आधा ही पूरा हुआ है। यस उसके बाद जो 50% पोर्शन है वो यही सब है कि आपकी गेम को लोगों तक पहुंचाना, जो बच्चे हैं, जो यूजर्स है, वो खेले और कंटिन्यूसली खेले और मार्केट आपका बढ़े, ये बहुत ज़रूरी है। उसके लिए बेस्ट चीज़ यही है कि आप सोशल मीडिया का यूज़ कीजिए। आज सोशल मीडिया का बहुत यूज़ हो रहा है सभी जगहों पर। लोग अपनी प्रोडक्ट या कोई भी छोटी सी चीज़ का सेल करने के लिए या ग्रोथ करने के लिए, मार्केट कवर करने के लिए उसकी पब्लिसिटी करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, पेड करे या कोई भी यस चीज़ से करे, ठीक है। अपना खुद का पेज बनाते हैं, इंस्टाग्राम पे बनाते हैं, फेसबुक पे बनाते हैं और शेयर करते हैं सभी को। वैसे भी आप कर सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी है जो पेड प्रमोशन भी बोलते हैं, वैसे भी आप अपना गेम का प्रोडक्ट पेड प्रमोशन से प्रमोट कर सकते हैं, ताकि यूजर बेस आपका बढ़े, तो दुनिया को पता चले आपकी गेम खेले, जैसे आपको बेनिफिट हो। वरना गेम बना के रख देना किसी को, जो आपका एक्सपेंस हुआ है उसका कोई मतलब ही नहीं है। यस ये सब चीज़ें तो बहुत ध्यान रखनी पड़ती है। जो छोटे डेवलपर है या छोटी फर्म में इंडिविजुअल डेवलपर है, जिसे हम इंडी डेवलपर्स बोलते हैं, उसके लिए बहुत चीज़ जरूरी। और वो जो करेगा वो अपने रिस्क पे ही करेगा, क्योंकि वो उसमें एक्सपर्टाइज नहीं है, वो सभी चीज़ कर रहा है। इंडिविजुअल डेवलपर, आज मैं एक इंडिविजुअल डेवलपर हूँ पर्टिकुलर, तो मैं डेवलपिंग भी कर रहा हूँ, मार्केटिंग भी कर रहा हूँ, प्रमोशन भी कर रहा हूँ, सब चीज़ कर रहा हूँ। यस तो रिस्क ज़्यादा ही रहेगा, क्योंकि मेरे पास परफेक्ट 100% वो चीज़ की स्किल नहीं है। तो क्या है, मैं सोशल मीडिया के थ्रू ही जाऊँगा पहले, यस तो उसमें तो कोई मुझे ड्रॉबैक है ही नहीं, लॉस नहीं है। वो चीज़ को मैं सोशल मीडिया पे प्रमोट करूँगा ताकि लोगों को ये पता चले और मेरा प्रोडक्ट है वो वाइडली सबको सर्व हो और अच्छी खासी गेम का इंस्टॉल मिले, डाउनलोड मिले, Yes. जो भी आप कहें। सर, कोई अच्छा गेम डिजाइन और डेवलप कैसे किया जाता है और उसमें किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है? देखिए, उसमें क्या है कि कोर मैकेनिज्म पे बहुत ध्यान देना पड़ता है। कोर मैकेनिज्म या मैकेनिक मीन्स के कोई पर्टिकुलर गेम है तो उसके अंदर, आज मान लीजिए कोई कैरेक्टर है तो वो मूवमेंट कैसे करता है, कूदता है, दौड़ता है, बैठता है, वो चीज़ें बहुत मायने रखती। ओके फिर उसके बाद उसका जो फीडबैक, यूजर के द्वारा जो हमें फीडबैक मिलता है, ओके उस पर ध्यान देना पड़ता है। उसका इंटरफेस है वो यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। ऐसी कई चीजें होती है उसमें, उसका हमको ध्यान रखना पड़ता है ताकि गेम बनाते वक्त ये सब चीज परफेक्ट हो। अब देखिए, एक पॉइंट ये भी है कि गेम के अंदर हम कठिनाइयां बनाए रखे। फॉर एग्जांपल डिफिकल्टी लेवल्स, यस कि हमने आगे बात की, लेवल वाइज डिफिकल्टी बढ़ती है, एक वो चीज है। दूसरा है कि यूजर के फीडबैक्स जो है उसको फिट करें हम अपनी गेम में और उसके अकॉर्डिंग हम लेवल्स डिजाइन या डेवलप करें। ओके वो बात खास ध्यान रखनी चाहिए। उसके बाद हम एक चीज ये भी कर सकते हैं कि हम गेम संतुलित करें। ओके संतुलित मीन्स गेम आसान भी नहीं होना चाहिए और मुश्किल भी नहीं होना चाहिए। अगर आसान होगा तो भी यूजर को ऐसा मजा नहीं आएगा, और मुश्किल होगा तो वो बोर हो जाएगा, यार ये तो मेरे साथ सॉल्व ही नहीं हो रहा है। इसलिए संतुलित गेम को रखना पड़ेगा ताकि यूजर दोबारा हमारी गेम में आए। रीप्ले जिसको बोलते हैं, यूजर ये गेम ऐसा बनाइए, ऐसा ध्यान रखिए कोडिंग में, डिजाइनिंग में, कि यूजर को पसंद आए और दोबारा वो आपकी गेम से जुड़े और दोबारा आपकी गेम वो खेले। यस आपकी गेम के अंदर आपको वो इंटरेस्ट जगा के रखना है। अब वो जो फीडबैक देता है उसको ध्यान में रखते हुए आगे आप जो भी लेवल उसमें अपडेट कर रहे हैं, डिफिकल्टी लेवल बढ़ा रहे हैं, तो वो आप कर सकते हैं। ये सब बात हमको गेम डेवलप करते हुए बहुत ध्यान रखनी पड़ती है। यूजर के अकॉर्डिंग, जो हमारा यूजर है वो गेम को कैसे खेलता है, अगर हम ये बात हमने डेवलप की, कोर मैकेनिज्म पे ध्यान दिया है,
बैठता है, उठता है, गन शॉट करता है, दौड़ता है, भागता है। पबजी वाली गेम होती है कोई भी, के फ्री फायर वाली गेम या कोई फाइटिंग वाली गेम है, तो हम देखते हैं कि कोई दौड़ रहा है, खड़ा रह गया, छुप गया, बैठ गया, झुक गया, गन से शूट किया, बचने की कोशिश की। ये सब मोमेंट ऐसे बनाइए यूजर को पसंद आए। फिर आप उसमें ये भी कर सकते हैं कि कुछ चीजें लेने के लिए आप उसको कॉइन्स प्रोवाइड करते। किसी गेम में आपने देखा होगा, कुछ चीज करते हैं, कुछ एक्शन करते हैं, तो उसके लिए कॉइन्स मिलते हैं। Yes. और वो उस कॉइन से ही वो ओपन होता है। यस ऐसी भी चीज करे तो आपकी गेम बहुत इंटरेस्टिंग होगी। यूजर को खेलना सिंपली सब कुछ मिल जाएगा आसानी से। यस तो वो भी मैंने जब पहले कहा कि संतुलित गेम होनी चाहिए, आसान भी नहीं, मुश्किल भी नहीं। यस तो आपको कॉइन सिस्टम करके कुछ रिवॉर्ड देते हैं, अगर आपने ये किया तो आपको ये मिलेगा। गन चाहिए किसी को तो कॉइन से मिलेगी, तो कॉइन कैसे मिलेंगे? कॉइन कलेक्ट करने पड़ेंगे। आप सबवे सर्फ की गेम आपने अगर खेली होगी तो उसमें देखा होगा कि वो दौड़ता है Yes. कॉइन कलेक्ट करते हुए जाता है, और आगे उसको और पावर चाहिए। तो वो कॉइन फॉर एग्जांपल 100 कॉइन इकट्ठा हो गए, तो वो 100 कॉइन के बाद कोई पावर अपने लिए गेट कर सकता है कैरेक्टर। यस यस ऐसी आप चीज से गेम को ज्यादा इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। अब इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए आप गेम डेवलप करेंगे ना, एक बार वो बन गई यस तो फिर बीच में जाके आप कर सकते हैं, लेकिन वो डेवलपर के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। यस लेकिन आप चल रहे फ्लो में डेवलपिंग करते हुए, आपका एक बार फ्लो डिसाइड हो गया है, तो उसके अकॉर्डिंग आप वो चीज सब पुट करोगे उसके अंदर, तो स्मूथली गेम डेवलप भी होगा और यूजर एक्सपीरियंस या यूजर फीडबैक के अकॉर्डिंग होगा। दूसरी गेम, अगर आप यूजर फीडबैक कैसे ले सकते हैं अगर आपके पास कोई गेम ही नहीं है? यूजर फीडबैक की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि अगर आपके पास गेम नहीं है तो आप बनाओगे, कोई भी एक गेम आपने मार्केट में लाई, तो वो गेम खेलने के बाद तो आपको यूजर फीडबैक मिलेगा ना, तो उसके अकॉर्डिंग आप दूसरी गेम डेवलप कर सकते हैं, या फिर वही गेम में आप चेंजेस करें, या आगे जो लेवल ऐड करना चाहते हैं उसमें वो चीज आप डाल सकते हैं ताकि यूजर को मजा आए। इन सब बातों का ध्यान रखते हुए गेम मार्केट में आप लॉन्च करेंगे तो आपका गेम चलेगा। चलेगा नहीं, मैं तो बोलूंगा दौड़ेगा। ओके सर, वुमेन गेम डेवलपमेंट के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, वुमेन्स की बात कर रहे हैं आप, तो इस इंडस्ट्रीज में ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़के या बॉयज ही काम कर रहे हैं, लड़कियां भी काम कर रही है, महिलाएं भी काम कर रही है। ओके डेवलपमेंट स्किल भी है उन लोगों के पास। लेकिन मैं ये कहूंगा कि डेवलपमेंट स्किल से ज्यादा उन लोगों में क्रिएटिव माइंड ज्यादा होता है, डिजाइनिंग का सेंस। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि मैंने देखा है कि गेम डिजाइनिंग में लड़कों से या बॉयज से ज्यादा लड़कियां ज्यादा क्रिएटिव काम करती हैं। यस ऐसा नहीं है कि वो डेवलपिंग में भी नहीं है, कोडिंग में भी नहीं है, लॉजिक उनके पास भी है, डेवलपमेंट भी करती है, लैंग्वेज भी सीखती हुई, लैंग्वेज पे पकड़ जमाती हुई वो आगे निकली है, और कोडिंग भी करती है गेम का, लेकिन डिजाइनिंग में ज्यादा आगे होगी। उसके अलावा वो कंटेंट राइटिंग हम बोलते हैं, कंटेंट राइटिंग में भी गेम डेवलपमेंट इंडस्ट्री में महिलाएं हैं, वो भी एक पार्ट है कंटेंट राइटिंग। मार्केटिंग में भी महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं। डिजाइनिंग में तो बहुत ज्यादा है, डेवलपिंग कोडिंग स्किल में भी बहुत है। इसलिए ऐसा कुछ है ही नहीं कि सिर्फ लड़के कर सकते हैं, लड़कियां महिलाएं सब कर सकती। तो मैं तो ये कहूँगा क्रिएटिव स्किल इस फील्ड में बहुत ज्यादा लगती। यस ग्राफिकली विजुअलाइज वो लड़कियां बेहतर करती है, क्योंकि उनके पास वो सेंस है लड़कियों के पास। जैसा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि डिजाइनिंग या कलर कॉम्बिनेशन, अगर हम कोई एक पेज डिजाइन करते हैं गेम का, तो हमें जो कलर बटन है या बैकग्राउंड है या कैरेक्टर के कपड़े है या कैरेक्टर है, कोई थीम है, यस यस तो वो कलर कॉम्बिनेशन का जो स्किल हमारे पास है ना, उससे ज्यादा लड़कियों के पास है। ओके जो अगर लड़का कोई एक पेज बनाता है और एक लड़की बनाती है, तो ग्राफिकली दिखने में कोई लड़की ने बनाया होगा तो वो ज्यादा अच्छा दिखता है, अट्रैक्टिव लगता है, आई कैची लगता है, जैसा बोल सकते हैं हम, आई कैची।
तो लड़कियां डिजाइनिंग में, क्रिएटिविटी में बहुत ही आगे, कंटेंट राइटर भी है, एसीओ भी है, एएसओ भी है, मार्केटिंग स्किल में भी है, ओके कोडिंग में भी है। सभी जगहों पे लड़कियां इस इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा काम कर रही है, इसलिए दोनों इक्वल है। और मैं कई जगह पे तो ये भी कहना चाहूंगा कि शायद ज्यादा भी है महिलाएं लड़कों से इन सब मामलों, क्रिएटिव थिंग। सर, हम मोबाइल में भी गेम खेलते हैं, पीसी में भी गेम खेलते हैं, तो उन दोनों में अंतर क्या है? देखिए 3-4 पॉइंट ऐसे हैं जो मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ मोबाइल गेम्स और पीसी गेम में। पहला तो है कंट्रोल। ओके कंट्रोल यानी कि हम मोबाइल में जो गेम खेलते हैं वो टच स्क्रीन होता है, इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। ओके लेकिन पीसी गेम के लिए हमें कीबोर्ड चाहिए या फिर रिमोट कंट्रोल चाहिए, तो उसके साथ हम खेल सकते हैं। दूसरी चीज है फाइल साइज। मोबाइल के अंदर, मोबाइल के लिए जो गेम बनती है उसकी फाइल साइज बहुत कम होती है, यस और पीसी के लिए जो गेम बनती है उसकी फाइल साइज बड़ी बड़ी होती है। यस तीसरा पॉइंट है यूजर बिहेवियर। मोबाइल के अंदर क्या है, जल्दी जल्दी हम गेम खत्म करते हैं, यस मीन्स के खेलने में बहुत आसानी होती है और फटाफट गेम खेलते हैं। मोबाइल कहीं भी खेल सकते हैं, अगर रोड पे बैठे हैं, यस बाहर ऑफिस में बैठे, घर पे बैठे, कहीं पे भी स्मूथली खेल सकते हैं फटाफट। और पीसी गेम में क्या कर, वो हम फटाफट नहीं खेल सकते, वो लंबी गेम होती है, उसके लिए सब कंट्रोल से इकट्ठा करके एक पर्टिकुलर पोजीशन पे कोई प्लेस पे बैठ के हमको खेलना पड़ता है। यस दूसरा क्या है, उसके बाद चौथा पॉइंट में बताऊँ ना, तो परफॉर्मेंस है। ओके तो मोबाइल गेम क्या करती है कि वो उसका परफॉर्मेंस मोबाइल की बैटरी या मोबाइल के साइज के अकॉर्डिंग डिजाइन करते हैं हम लोग मोबाइल के लिए। और पीसी गेम में ऐसा नहीं होता है, वो तो इलेक्ट्रिक पे ही चलता है, उसको हम बड़ा बनाए, यूजर इंटरफेस उसका ऐसा बनाए, यूजर एक्सपीरियंस, यूआई यूएक्स जो कहते हैं हम, वो सब परफॉर्मेंस के आधार पे है। मोबाइल पे हम लिमिटेड हो जाते हैं। चौथा पॉइंट ये भी है। इसलिए मेरे हिसाब से ये 3-4 पॉइंट मैं कंसिडर करता हूँ, उसके अलावा भी हो गए, लेकिन मोबाइल और पीसी गेम में ये 4 पॉइंट मुझे लगता है मेन है, ओके जो दोनों का डिफरेंस क्रिएट करते हैं। तो दोनों में अंतर किया है कि कंट्रोल, परफॉर्मेंस, फाइल साइज और यूजर बिहेवियर, जिसे हम बोलते हैं, ये 4 पॉइंट मेन होते हैं ओके मेरा, जहाँ तक मुझे एक्सपीरियंस है उस हिसाब से। आगे भी कई रीजंस होंगे, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, लेकिन 4 पॉइंट मेन है, ऐसा हम बोल सकते हैं। सर, आपने गेम डेवलपमेंट, उसकी लैंग्वेज, जो भी पॉइंट है बहुत बढ़िया से आपने विस्तृत समझाए। लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे ये करना चाहता हूँ कि अगर कोई गेमिंग फील्ड में गेम डेवलपर बनना चाहता है तो ये उसका विकल्प है, ये क्या सुरक्षित बन सकता है? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है मौलिक भाई। ये क्योंकि आज आप मानोगे नहीं, ये बहुत ही सुरक्षित है अपने करियर, एज ए करियर चूज करने के लिए। क्यों? क्योंकि 2025 तक का अगर मैं डेटा देखूँ ना, तो आज हमारे भारत में, मैं भारत की बात करूंगा, हमारे इंडिया में अप्रोक्सीमेट 60 करोड़ से ज्यादा गेमर्स है, यस गेम खेल रहे। 140 करोड़ की जो पॉपुलेशन है उसमें 60 करोड़ से ज्यादा लोग गेम खेलते हैं आज। ओके और गेम ऐसा भी नहीं है कि गेम सिर्फ बच्चे खेलते हो, आज आप देख लीजिए हर जनरेशन का यस आदमी गेम खेल रहा है। यस अब छोटे बच्चे ले लो, टीनेजर्स बच्चे ले लो, हम यंगस्टर्स ले लीजिए, सीनियर सिटीजन ले लीजिए। मैंने कई लोग ऐसे देखे हैं मेरे आसपास ही कि जो आज शाम को आते हैं अपने काम बिजनेस से थक हार के, तो 1-1.5 घंटा गेम खेलते रहते हैं, फ्री टाइम मिला तो गेम खेलते रहते हैं। जिसकी एज 62-64 है वो भी गेम खेलते हैं मोबाइल। अब आप मान लीजिए कि कितनी बड़ी इंडस्ट्री हो गई है। यस ये तो मैं अप्रोक्स आपको आंकड़ा बता रहा हूँ कि 60 करोड़ से ज्यादा लोग तो गेम खेलते ही होंगे अभी 2025 तक। ओके अब मान लीजिए कि आप इसमें अगर करियर बनाते हैं तो आपका करियर सुरक्षित हुआ कि नहीं हुआ? 100%। क्योंकि जो चीज की डिमांड ज्यादा होगी वो अगर आप बेचेंगे यस तो आपको फायदा होगा ही, बिजनेस Yes. का ये रूल है। तो अगर गेमिंग का फील्ड ऐसा है कि आज कोई पर्टिकुलर
पर्सन या पर्टिकुलर एज के लोग खेलते हैं ऐसा नहीं है, सभी लोग खेलते हैं। और आंकड़ा बहुत बढ़ गया है, यस इसलिए ये सुरक्षित भी है और आपको इनकम के करने के हिसाब से भी बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, इसलिए आप इसमें करियर बना सकते हैं। और मैं एक चीज़ ये भी बोलना चाहूँगा मौलिक भाई कि आजकल इंडी डेवलपर से या बड़ी कंपनियां है वो वैकेंसी खड़ी कर रही है, रिक्रूट कर रही है, और फ्रीलांसिंग भी काम रिमोटली भी सर्व करती है। पहले इतना 10-12 साल पहले इतनी रिक्रूटमेंट नहीं था, लेकिन अब रिक्रूटमेंट भी बढ़ गया है, जॉब्स निकल रही है इस इंडस्ट्री में। बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, छोटे छोटे डेवलपर को भी आज आज कोई भी एक व्यक्ति सभी स्किल में मास्टर नहीं होता है। यस आज मुझे कोडिंग पता है, कोडिंग के बारे में मालूम है, लेकिन मुझे डिजाइनिंग के बारे में नहीं पता है। नो डाउट मैं सीख नहीं सकता, मैं सीख सकता हूँ, लेकिन मेरे पास इतना समय नहीं है मैं दोनों चीज कर सकूं। मैं डेवलपिंग करूं या डिजाइनिंग करूं। यस अगर दोनों करने जाऊंगा मैं खुद डिजाइन भी करूंगा, उसके बाद उसको डेवलप भी करूंगा, तो ज्यादा समय लगेगा। Yes. और मेरे प्रोडक्ट को लॉन्च होने में या बनने में बहुत ज्यादा समय लगेगा। उसके वजह से मैं मार्केट में टिक नहीं पाऊंगा। क्यों? कंपटीशन लेवल भी ज्यादा है। यस समझ रहे हैं आप? इसलिए अलग अलग डेवलपमेंट, अलग अलग स्किल डेवलप किए हुए आर्टिस्ट, क्रिएटर्स, डेवलपर्स को लोग हायर कर रहे हैं। यस सिर्फ डेवलपर नहीं, डिजाइनर है, मैंने बात की, आर्टिस्ट है, एसईओ है, बीडी है, कंटेंट राइटर है, कई ज्यादा पोस्ट अवेलेबल है इस इंडस्ट्री के अंदर। ओके इसलिए ये बहुत सुरक्षित फील्ड है जॉब के लिए। ऐसा नहीं कि अगर इसमें आपने करियर बनाया तो 2-3-4 साल के बाद आपका कुछ नहीं होगा, तो ये बढ़ने में ही है। क्योंकि गेम खेलना लोग बंद ही नहीं करने वाले हैं, Yes, yes. गेम तो खेलेंगे ही। 10 साल पहले भी खेलते थे, आज भी खेल रहे हैं। यस हाँ, कुछ चेंजेस आते हैं, यूजर की डिमांड चेंज होती है, मार्केट में टिके रहने के लिए हमें मेहनत करनी। और ये फील्ड भाई, मैं बोलता हूँ एक चीज सभी को बोलता हूँ कि ये फील्ड ऐसा है कि अगर आप अपडेटेड नहीं रहे तो आप कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ गेम डेवलपमेंट फील्ड नहीं भाई, आईटी का कोई भी फील्ड ले लो, आईटी प्रोफेशनल बनना है तो हर 6 महीने में आपको अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। एक ही जगह, एक ही टेबल पे बैठे हुए एक ही काम करते रहोगे, एक ही काम, तो आप मार्केट में टिक नहीं पाओगे। क्योंकि हर साल नए चीज आते हैं, नई डेवलपमेंट स्किल डेवलप होती है। आगे आपने अब स्टार्टिंग में बोला था आप एआई के बारे में, यस तो हम बाद में लेंगे, मगर मैं बीच में थोड़ा कहना चाहूंगा। एआई की वजह से, यूजर की डिमांड की वजह से, दूसरे इंडी डेवलपर और दूसरी कंपनियों की वजह से आपको मार्केट में टिकना है तो आपको अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा, आपकी वर्क प्रोसेस में अपडेट करना पड़ेगा, आपको सभी चीज में अपडेटेड रहना पड़ेगा। इसलिए आपको हर 6 महीने में नया सीखना पड़ता है। अगर आप इसमें करियर बनाते हो, लास्ट क्वेश्चन आपने पूछा, करियर बनाते हो, सिक्योर है, लेकिन आपको एक बार जॉब मिल गई, आप काम स्टार्ट कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि बस खत्म हो गया। यस आपको सतत कंटिन्यूसली सीखना ही पड़ता है और अपडेट रहना पड़ता है इस चीज में, तभी आप इसमें टिक पाओगे। यस अगर 1 साल 2 साल बैठे रहे कि नहीं भाई मुझे जो आता है, मुझे जो लैंग्वेज आती है, मुझे जो स्टाइल आता है, मैं करता रहता हूँ, 2 साल बाद आपका सब खत्म हो जाएगा। ओके और उसमें कुछ आपके साथ वाला होगा, उसने 10% भी इम्प्रूवमेंट किया होगा सीखने में, अपग्रेड होने में, तो वो थोड़ा आपसे आगे निकल जाए। ओके ये चीज का एक ध्यान रखना है। बाकी ये इंडस्ट्री बहुत अच्छी है करियर बनाने के लिए। सर अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम जाना चाहते हैं, एप्लीकेशन। आज हर कोई पर्सन हो, कोई भी प्रोफेशन में हो, सीए हो, सीएस हो, एडवोकेट हो, या फिर कोई भी बिजनेसमैन हो, अपना एक वन टाइप ऑफ एडवर्टाइजमेंट पर्पस या अदरवाइज अपनी कोई भी डिटेल्स है वो अगर कोई पर्सन है वो देख सके, इसके लिए अपनी एप्लीकेशन बनाता है। तो वो बनता कैसे है ऐसा? यस यस Okay. यस अब ऐप डेवलपमेंट पहले तो है क्या? ऐप डेवलपमेंट यानी वो मोबाइल ऐप, वेब, डेस्कटॉप ऐप में बनती है, ठीक है। ओके अब उसमें भी उसको क्या, एक प्रकार का वो एक टाइप का वो वन टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर ही है, एप्लीकेशन है, जो आपको कुछ सुविधाएं प्रदान करता है। ओके जैसे कि मान लीजिए कि कोई ऐसी चीज है कि जिसका आपको सॉल्यूशन मिलता,
ठीक है। एप्लीकेशन से आपको उसका सॉल्यूशन, फॉर एग्जांपल आप एग्जांपल देके बोलता हूँ, व्हाट्सअप है, वो एक वन टाइप ऑफ एप्लीकेशन। पेटीएम है, तो पेटीएम के एप्लीकेशन से हम पेमेंट गेटवे पेमेंट कर सकते हैं, कोई भी बिल रिचार्ज कर सकते हैं, बिल पे कर सकते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं, पर्सन टू पर्सन मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। व्हाट्सएप से हम वीडियो कॉल चैट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। व्हाट्सएप में भी अब मनी ट्रांसफर का ऑप्शन आ गया है, वो भी कर सकते हैं। कोई सुविधा प्रदान करता हो जो इजी बनाए हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को, इसके लिए हम एप्लीकेशन, मोबाइल आ गए हैं तो उसके अंदर कोई सॉफ्टवेयर तो होना ही चाहिए। इसका हम यूज करके हम अपनी लाइफ को आसान कर सके, इसलिए ऐप बनाए जाते हैं। उसको हम ऐप डेवलपमेंट भी बोलते हैं। तो ऐप डेवलपमेंट या ऐप का सीधा और सिंपल एक चीज मैं बोलूँगा जो आपके काम को आसान करे, ओके, आपकी ज़िंदगी में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपको कोई फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सके उस ऐप के ज़रिए। अब उसमें भी आप अगर ऐप डेवलपमेंट बनाना चाहते हो तो उसमें भी गेमिंग की तरह कई सारे चीज़ होती है, कई टाइप की एप्लीकेशन भी होती है, और उसके लिए भी अलग अलग फील्ड होते हैं, जैसे कि डिजाइनिंग होती है, यूआई यूएक्स होता है, कंटेंट राइटिंग होता है, टेस्टिंग होता है, वो सभी चीज होती है। और उसमें भी कई सारे टाइप्स हैं, जैसे कि आई थिंक मुझे जहाँ तक याद है 4 या 5 टाइप होंगे। पहला टाइप है मोबाइल एप्लीकेशन, दूसरा टाइप है वेब एप्लीकेशन, तीसरा टाइप है डेस्कटॉप एप्लीकेशन, चौथा है हाइब्रिड एप्लीकेशन, ओके, ठीक है। अगर हम ये सारी बातें, ये सारे पॉइंट, ये सारे टाइप को डिटेल में समझे तो पहला पॉइंट लेते हैं मोबाइल एप्लीकेशन, ठीक है। तो वो है एक ऐप डेवलपमेंट के प्रकार जो मैंने अभी बताया, ओके। उसमें क्या होता है कि पहला जो ऑप्शन है मोबाइल, जो एंड्रॉयड में बनता है, जो ऐप एंड्रॉयड में बनती है और वो प्ले स्टोर के जरिए हम अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर सकते हैं, उसको हम मोबाइल एप्लीकेशन कहते हैं। दूसरा है वेब एप्लीकेशन। वेब एप्लीकेशन होता है जो कोई ब्राउजर के थ्रू हम यूज करते हैं, जैसे कि गूगल क्रोम है मोबाइल के अंदर। फिर तीसरा है डेस्कटॉप एप्लीकेशन, ओके। तो डेस्कटॉप एप्लीकेशन में क्या होता है कि हम विंडो या कोई ओएस थ्रू इस एप्लीकेशन का यूज कर सके, ओके। फॉर एग्जांपल एक वीएलसी प्लेयर, ओके, जो आज सभी लोग यूज करते होंगे वीएलसी प्लेयर, मान लीजिए मूवी देखने के लिए, सॉन्ग सुनने के लिए। तो वीएलसी प्लेयर एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, ओके, जिसे हम विंडो या कोई ओएस के थ्रू चला सकते हैं। अगर वैसे ही हम बात करें वेब एप्लीकेशन की, तो जैसे कि जीमेल को हम वेब एप्लीकेशन बोल सकते हैं। और हाइब्रिड एप्लीकेशंस क्या है, तो जो हम आईओएस या एंड्रॉयड दोनों में यूज कर सके उसे हम हाइब्रिड एप्लीकेशन बोलते हैं, ओके, ऐप बोलते हैं। और मोबाइल ऐप डेवलपमेंट में दो टाइप बोल सकते हैं हम। आज मार्केट में देखिए एंड्रॉयड फ़ोन है और आईओएस फ़ोन है, तो जाहिर सी बात है दोनों ओएस अलग है। एंड्रॉयड आईफोन, तो एंड्रॉयड के लिए भी अलग गेम बनती होगी और आईओएस के लिए भी अलग ऐप, गेम या ऐप दोनों। गेम के टॉपिक में भी हम ये बात ले सकते थे कि भाई एंड्रॉयड में भी गेम बनती है, आईफोन में भी गेम बनती है, ऐप का भी ऐसा ही है। आप एंड्रॉयड में भी बना सकती हो, आईफोन में भी बना सकते हो, तो मोबाइल एप्लीकेशन कह सकते हैं उसको। तो ये 4 पॉइंट है, मोबाइल एप्लीकेशन भी बनती है, वेब एप्लीकेशन है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन है और हाइब्रिड है जो एंड्रॉयड आईफोन दोनों में चलती है, ओके। तो ये 4 प्रकार या टाइप्स बोल सकते हैं ऐप डेवलपमेंट के हम लोग। सर, एप्लीकेशन डेवलपमेंट की प्रक्रिया क्या है और उसमें स्किल्स और लैंग्वेज क्या क्या जरूरी है? एप्लीकेशन डेवलपमेंट की प्रक्रिया की बात करें तो वो एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट क्या है, यूजर को क्या चाहिए, उसका ध्यान रखना पड़ता है। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई ग्रोसरी शॉप चलाते हो,
ओके आज मैं एक ऐप डेवलपर हूँ और आप मेरे क्लाइंट हो, आप ग्रोसरी शॉप चलाते हो, तो आप मुझे पहले अपनी रिक्वायरमेंट भेजोगे कि सर मुझे एप्लीकेशन डेवलप करनी है, मुझे ये चीज़ें सब चाहिए इसमें। कोई पर्टिकुलर आइटम है वो सिर्फ देख सकता है, कोई वहाँ से ऑर्डर कर सकता है, वो सब चीज़ें होती है, वो देखना पड़ता है यूज़र का, सॉरी यूज़र नहीं, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या होती है वो तय करना। उसके बाद उसको डिज़ाइन करना, प्रोसेस, एक फ्लो तैयार किया क्लाइंट के अकॉर्डिंग जो उसकी रिक्वायरमेंट है। उसके बाद वायर फ्रेम और डिज़ाइन बनाते हैं हम लोग कि नेविगेशन कैसा होना चाहिए, बटन्स क्या क्या होने चाहिए, ओके किस चीज़ पे कौन सी फोटो क्लाइंट जो हमें प्रोवाइड करेगा, या फोटो या इमेजेस हमें क्रिएट करनी है, अप्रूवल के बाद वो कहाँ पे क्या होगी, बटन्स नेविगेशंस कहाँ होंगे, वो डिज़ाइन कंप्लीट तैयार करना पड़ता है। उसके बाद आता है फ्रंट एंड डेवलपमेंट। ओके फ्रंट एंड डेवलपमेंट में क्या है कि हम यूआई बनाते हैं, यूजर इंटरफेस जिसे बोलते हैं, यूजर को दिखेगा कैसा यस आपका एप्लीकेशन, एक वन टाइप ऑफ डिजाइन। जैसे हम गेम के अंदर ग्राफिक डिजाइन बोलते हैं, वैसे एप्लीकेशन के अंदर यूआई बोलते हैं, यूजर इंटरफेस, जो डिजाइन बनाते हैं हम। तो गेम की डिजाइन क्या होगी वो हम HTML CSS के जरिए क्रिएट कर सकते हैं, जिसे हम फ्रंट एंड डेवलपमेंट बोलते हैं। वैसे ही बैक एंड डेवलपमेंट है। बैक एंड डेवलपमेंट के अंदर आता है जैसे कि डेटा स्टोरेज करना, लॉगिंग सिस्टम, डेटाबेस के साथ कनेक्शन, ओके ये सब चीज़ आती है। उसके बाद आता है डेटाबेस इंटीग्रेशन, MySQL है, DBMS MySQL के कनेक्ट करना, फायरबेस के साथ कनेक्ट करना। उसके बाद आता है टेस्टिंग, टेस्टिंग के बाद डिप्लॉयमेंट। ये सब चीज़ एप्लीकेशन बनाने के समय ध्यान रखना पड़ता है कि उसको हम कंप्लीट प्रोसेस बोल सकते हैं। अब आप बात कर रहे थे कि इसके लिए स्किल्स क्या चाहिए, तो देखिए अगर आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाते हैं तो आपको बेसिक लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, ठीक है। जावा है और उसका एक टूल है एंड्रॉयड स्टूडियो, ओके वो उसकी रिक्वायरमेंट है, टूल लैंग्वेज सीखनी पड़ती है। जैसे आईफोन के लिए आपको C++ है, स्विफ्ट है, वो सीखना पड़ेगा। उसका टूल है एक्सपोर्ट। फिर आप UI UX की बात करें, यूजर इंटरफेस और यूजर एक्सपीरियंस, तो उसके लिए आपको डिफरेंट HTML CSS के जरिए बना सकते हैं, ग्राफिकल टूल्स के जरिए भी आप डिजाइन बना सकते हैं। ओके टेस्टिंग के भी टूल्स आते हैं, टेस्टिंग स्किल भी डेवलप करनी पड़ती है। आप फ्रंट एंड बैक एंड कोड स्किल, PHP है, Node.js है, जावास्क्रिप्ट है, HTML CSS है, वो सब सीखना पड़ता है लैंग्वेज स्किल में। फिर आप डेटाबेस को सीखना पड़ता है, जानना पड़ता है, MySQL है, वो स्किल सीखनी पड़ती है। वो सब मिला के एक पूरा ऐप बनता है। उसके बाद आप डिप्लॉय करते हैं उसको, ओके पब्लिश करते हैं, लॉन्च करते हैं प्ले स्टोर पे, ऐप स्टोर पे। ऐसा कि ऐसे पूरे की पूरी एक प्रोसेस के बाद पूरा एक ऐप तैयार होता है। इसके लिए आपको अगर ऐप डेवलपमेंट में करियर बनना है तो जब जो मैंने अभी ये कही स्किल सारी, तो सारी स्किल चाहिए होती है, ओके जो आपको डेवलप करनी पड़ती है। जैसे हम गेम में बता रहे थे कि आपको ये सीखना पड़ेगा, जैसे आपको ये लैंग्वेज Node.js है, जावास्क्रिप्ट है, HTML है, CSS है, बैक एंड में, फ्रंट एंड में, UI UX डिजाइनिंग में, टेस्टिंग में भी टेस्टिंग सीखना पड़ता है। सारी चीज़ आप अगर अलग अलग फील्ड में बनाओ तो आप इंडिविजुअल भी सीख सकते हो। किसी को बैक एंड डेवलपर बनना है, फ्रंट एंड डेवलपर बनना है। सर एंड्रॉयड और iOS एप्लीकेशन में क्या अंतर है? एंड्रॉयड एंड iOS एप्लीकेशन बहुत बहुत अंतर है। फर्स्ट में ले सकते हैं हम लैंग्वेज। ओके एंड्रॉयड की एप्लीकेशन जावा और कोटलिन लैंग्वेज में बनती है और iOS की स्विफ्ट में बनती है। IDE की बात करें तो वो एंड्रॉयड स्टूडियो में बनता है एंड्रॉयड का एप्लीकेशन, और iOS का एक्सकोड में बनता है। स्टोर की बात करें तो हम एंड्रॉयड की एप्लीकेशन प्ले स्टोर में अपलोड करते हैं, iOS की ऐप स्टोर में करते हैं। फिर अप्रूवल टाइमिंग,
अप्रूवल टाइमिंग एंड्रॉइड में कम है, 1-2 दिन में आपका अप्रूव हो जाएगा। ओके अपलोड करने के बाद इन रिव्यू में होता है, तो उसके बाद अप्रूव में 1 या 2 दिन में हो जाता है। उसके कंपेयर में iOS में टाइम ज़्यादा लगता है, ओके 3-4 दिन लग जाते हैं। टेस्टिंग की बात करें तो टेस्टिंग इसमें इजी होता है एंड्रॉइड में, iOS में हार्ड होता है। ओके फिर हम बात करें मॉडल्स की, मॉडल्स यानी कि डिवाइसेस, तो एंड्रॉइड में ज़्यादा डिवाइसेस है। आईफोन में सिर्फ आईफोन ही है, यस आईफोन ही चाहिए। और अगर मैं क्रॉस प्लेटफॉर्म की बात करूं तो उसमें एक फ्लटर आता है। क्या है फ्लटर? हम फ्लटर के अंदर कोडिंग या वर्क करने से हम दोनों प्लेटफॉर्म में ऐप को डिप्लॉय कर सकते हैं। ओके कोड दोनों का सेम होगा। फ्लटर एक ऐसी चीज़ है कि एक ही कोड में हम एक्सपोर्ट करके फिर उसके आईडीई में अलग अलग एप्लीकेशन निकाल के अपलोड कर सकते हैं। जैसे कि ऐप एंड्रॉयड के लिए हम .apk या फिर ABB फाइल, उसमें IPA फाइल होता है, ओके API फाइल। अब हम फ्लटर में वो करके कोर कोड बना के उन दोनों को उसके प्लेटफॉर्म में अपलोड कर सकते हैं। ओके अलग आईडी, अलग लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये वो उसको हम क्रॉस प्लेटफॉर्म बोलते हैं। बनता है एक में ही, लेकिन दोनों में यूज़ होता है। ओके वरना ये सब पॉइंट है जो दोनों को डिफरेंट करते हैं। अब सर कोई एप्लीकेशन प्ले स्टोर और ऐप स्टोर में अपलोड करने के लिए, इट मीन्स के पब्लिश करने के लिए क्या क्या जरूरी है? अब आपकी पूरे एप्लीकेशन बन गई, आप प्रोडक्शन में हो, आपने कोई प्रोडक्ट बनाई फॉर एग्जांपल, अब आपने बना ली है, तो अब आपको कहाँ पे किसे देनी? ओके बना तो ली, लेकिन उसका क्या? यस यस तो वो हमें एक प्लेटफॉर्म पे अपलोड करनी होती है। डिफरेंट डिफरेंट स्टोर होते हैं। जैसे ही एक बहुत ऑथेंटिकेट और ट्रस्टेड स्टोर है गूगल प्ले स्टोर। यस आपने देखा ही होगा कि गूगल प्ले स्टोर पे हर तरह की गेम, हर तरह की एप्लीकेशन हम डाउनलोड या इंस्टॉल कर सकते हैं। तो कोई डेवलपर को अगर अपनी प्रोडक्ट या अपनी एप्लीकेशन अपलोड करनी है गूगल प्ले स्टोर पे, तो उसको एक अकाउंट परचेस करना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं डेवलपर कंसोल अकाउंट। ओके जो जिसकी फीस है लाइफ टाइम के लिए वन टाइम $25, ओके $25 में वन टाइम आपको पे करना पड़ेगा, और आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा और उसमें आप एप्लीकेशन अपलोड कर सकते हैं। ओके अब आपको क्या चाहिए कि आपने अकाउंट ले लिया, आपकी एप्लीकेशन बन गई, तो उसकी एपीके या एबीबी फाइल निकालनी पड़ती है एंड्रॉइड स्टूडियो में से, और आपको उसमें अपलोड करना है। उसके बाद आपको ऐप का नाम, ऐप का टाइटल, नाम एंड टाइटल, फिर आइकन, स्क्रीनशॉट, डिस्क्रिप्शन, वो सब चीज़ डालनी पड़ती है। उसके बाद आपको उसको कंटेंट रेटिंग या कैटेगरी डिफाइन करनी पड़ती है। जो पूरी अपलोड की प्रोसेस है, उसका एक फॉर्म आता है, उसके अंदर वो सब फिल करना पड़ता है। आपको प्राइवेसी पॉलिसी ऐड करनी पड़ती है कि आप प्राइवेसी पॉलिसी यानी कि आप अपनी एप्लीकेशंस में, जो आपने एप्लीकेशन बनाई है और जो अपलोड कर रहे हो, तो कौन कौन सी परमिशन यस आप ले रहे हो यूजर के पास, ओके और उसमें क्या होगा अगर आपने कुछ ऐसा अंदर यूज किया है, थर्ड पार्टी टूल या थर्ड पार्टी कोई सर्विसेज, तो वो लोग कौन सी यूजर्स की परमिशन या डेटा लेते हैं, उसकी भी परमिशन लेते हैं, तो उसकी भी जानकारी प्राइवेसी पॉलिसी में हमें डालनी है। प्राइवेसी पॉलिसी एक, अगर हम इसके बारे में आगे, आपने स्टार्टिंग में कहा, इसके बारे में बात करेंगे इन डिटेल, लेकिन अभी जो आपने क्वेश्चन पूछा उसके अकॉर्डिंग मैं ये शॉर्टली बताऊंगा कि ये सब स्टेप होते हैं आपकी एप्लीकेशन को लॉन्च करने के लिए। ओके उसके बाद 1 या 2 दिन रिव्यू में लगते हैं। ये बात हुई प्ले स्टोर की। सेम ऐप स्टोर में भी ऐसा ही है। ऐप स्टोर में भी आपको एक डेवलपर अकाउंट लेना पड़ेगा, जिसकी फीस है पर ईयर $99। ओके वो एक्सपेंसिव है बहुत। उसके बाद जैसे हमें देखा कि भाई एंड्रॉयड के लिए हमें एपीके या एबीबी फाइल चाहिए, वैसे ही iOS के लिए भी हमें आईपीए फाइल चाहिए, ओके जो एक्सपोर्ट में आर्काइव करके हम अपलोड कर सकते हैं। सेम
बात बात की जो प्रोसेस है वो सेम है। ऐप टाइटल है, स्क्रीनशॉट है, फीचर ग्राफिक है, वो सब डालते हैं हम, फिर सबमिट करते हैं। रिव्यू टाइम लगता है, उसके बाद लॉन्च होती है। ये अंतर है दोनों में। सर जो आपका मोर देन 10 years का एक्सपीरियंस है, उसमें आपने गेम भी डेवलप की है और ऐप भी डेवलप किया हुआ है, तो आपका इतना बड़ा एक्सपीरियंस में कोई तो ऐसी चुनौती रही होगी, तो ये जो चुनौती के सामने आप कैसे लड़े हो और आपने उसका जो सॉल्यूशन, उसका डील हैंडल कैसे किया है? वैसे तो दो तीन कह सकते हैं चुनौतियाँ रहती है हर एक डेवलपर के लिए, लेकिन मैंने सबसे ज़्यादा बड़ी चुनौती बोलूँगा ना, तो क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन और टेक्निकल रियलिटी। ओके। अब क्लाइंट बोल देता है कि हमें व्हाट्सएप जैसा ऐप बना के दो, हमें ऐसा वेब बना के दो, तो उसको मालूम नहीं इसके पीछे कितनी मेहनत लगती है, कितना वर्क, चैट चैट नोटिफिकेशन प्रोसेस, ऐप सर्विस, सबको एक स्ट्रक्चर में लाके पूरा पूरा बनाना पड़ता है। और बजट भी कम होता है, उसको लगता है ये हलवा है, खा लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। अगर आप बोलते हो कि भाई हम व्हाट्सएप जैसा बनाना है, तो भाई आप देखिए व्हाट्सएप क्या चीज़ है। आप बोल दे तो फ्लिपकार्ट जैसी ऐप बना दीजिए। अगर अभी ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, भाई वो तो तुम्हारी एक्सपेक्टेशन है। इन रियलिटी टेक्निकली वो कुछ चीज़ें टेक्निकली पॉसिबल भी नहीं होती है, होती है, लेकिन फिर भी वो इतनी मुश्किल होती है कि उसमें एक्सपेंस और टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन वो क्लाइंट को चलता नहीं। वो सबसे बड़ी चुनौती थी। बाद में हमने क्या किया उससे निकलने के लिए, कि मैंने अब क्या, क्लाइंट के पास से अगर प्रोजेक्ट लेते हैं हम, तो भाई पहले ही एक पेज के अंदर उसकी रिक्वायरमेंट लिख लो। रिक्वायरमेंट लिख लिया, उसको बोलो इसके बाद चेंजेस नहीं होगा। जो मेन रिक्वायरमेंट है उसका फ्लो डिजाइन किया, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब उसके बाद अगर वो आपको लगता है क्लाइंट बहुत ऐसा है, तो वो लिखवा के आप उस पर साइन ले लो उसको, वो हो गया तो भाई ऐसा ही बनेगा। अब दूसरी बात करिए तो दूसरा चैलेंज, पहला चैलेंज तो ये बहुत बड़ा था, दूसरा है ऐप स्टोर रिजेक्शन। ओके। कई बार क्या होता है, हम प्रोडक्ट बनाते हैं या क्लाइंट को प्रोडक्ट बना के देते हैं और वो अपलोड करते हैं, तो ऐप स्टोर के साइड से कोई रिजेक्शन आता है। ओके। अब ऐप स्टोर का क्या है कि वो आपको खुल के नहीं बताएगा कि यहाँ पे इस पॉइंट पे इस जगह पे आपकी गलती है। ओके। और पॉलिसी तो कई सारी है यस। जो सबको सब मालूम भी नहीं होती, यस। और जो बड़ी टीम होती है वो कहीं ना कहीं डेवलप करते समय कोई गलतियां रहती, या फिर क्लाइंट खुद अपलोड करते समय कोई गलतियां कर देता है, तो ऐप रिजेक्ट करते हैं, कॉपीराइट कंटेंट आता है। यस। तो ऐसी दिक्कतें का भी सामना करना पड़ता है। डिवाइस कंपेबिलिटी भी है। ऐप आपकी ऐप है जो, और हर एक डिवाइस, छोटे बड़े, आप मार्केट में देख लीजिए, एंड्रॉइड के कई डिवाइस है। यस। तो डिवाइस के कंपेटेबल भी आपकी ऐप का रिजोल्यूशन होना चाहिए। 100%। कोई कर्व मोबाइल है तो उसमें कटना नहीं चाहिए। यस। फुल मोबाइल में आता हो, अगर हमने ऐसा फॉर एग्जांपल सेट किया एप्लीकेशन में कि इस कॉर्नर पे बटन आएगा, तो दूसरा कोई रिजोल्यूशन वाला डिवाइस है तो उसमें बटन वो कट हो जाता है। यस। तो वो भी देखना पड़ता है, डिवाइस कंपेबिलिटी। और लास्ट में बजट की भी दिक्कत आती है। और कभी कभी क्या करता है, क्लाइंट के साथ जो बजट डिस्कस किया है, कभी कभी ऐसा होता है कि उसके ज़्यादा एक्सपेंस हो जाता है, यस। तो उसको भी मैनेज करना पड़ता है। वो मैनेज करते हैं, वो तो सबकी हर एक कंपनी की अलग अलग पॉलिसीज होती है, क्या वर्क करना है, कैसे पेमेंट लेना है, वो सब। लेकिन ये सब चीज़ें होती है हमारे साथ, चुनौती लगती है। कुछ चीज़ें क्लाइंट तो कई क्लाइंट तो ऐसे होते हैं जो नॉन आईटी होते हैं, यस। टेक्निकल नॉलेज भी नहीं होता, लेकिन वो दूसरों का देख के कहते हैं मुझे यही चाहिए, मेरे साथ मेरी ऐप में ऐसा ही होना चाहिए। तो हमें करना पड़ता है, समय लगता है। अगर समय लगेगा तो वो बोलते भाई इतना समय क्यों लग रहा है, उसका अगर कुछ एक्स्ट्रा डाला। कभी कभी क्लाइंट ऐसा करता है कि खुद ने बनाया होता है, अब उसने बोल दिया तो मुझे ये चाहिए, हमने कहा ओके डन है। फिर कभी कभी क्लाइंट करता है कि नहीं अभी ये निकाल दो, ये मज़ा नहीं आ रहा है,
तो भाई वो पेज बनाने में हमें 3 दिन लगे थे, हमारे ग्राफिक डिजाइनर को लगे थे समय, हमारे डेवलपर को लगा था समय, उसमें 3 दिन हमने उसके पास 3 दिन एक्सपीरियंस किया है। अब 3 दिन आपका डिजाइनर डेवलपर काम करेगा तो उसका एक्सपीरियंस तो लगेगा ना। Yes, yes. अब बोलता ये नहीं ये चाहिए, तो उसके लिए हमने क्या किया, क्लाइंट को हम पहले ही बोल देते अब भाई ये जो आपने अभी बताया ये तो इसका पैसा है इतना, अगर बीच में से इसमें से कुछ चेंजेस करवाया तो उसका अलग लगेगा। ऐसे हमने सॉल्यूशन किया है Yes, चैलेंज yes. का। तो ऐसी दिक्कतें आती है और उसका सॉल्यूशन भी हम निकाल देते हैं। ये 3-4 मेन है तो दिक्कतें आती है ज़्यादातर ऐप डेवलपर्स को। उसमें से मेन तो यही है, क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन और टेक्निकल रियलिटी, Yes, yes. वो मेन टॉपिक है या फिर मेन प्रॉब्लम होता है हमारे साथ। इसका सोल्यूशन भी हम अपनी तरीके से सब अलग अलग डेवलपर के अलग अलग तरीके होते हैं उससे निकाल देते हैं। Yes. सर गवर्नमेंट द्वारा कोई एप्लीकेशन बैन की जाती है तो वो भी समझना है, और अगर कोई एप्लीकेशन हम जो डाउनलोड करते हैं तो उसका कई तरीके अप्रूवल Data. हमारे पास लेता है, हाँ, तो हाँ, उसके समझ गया। क्या डेटा हमारा उस कंपनी के पास चला जाता है, दोनों के बारे में इन डिटेल समझना है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आज करंट सिचुएशन में ये सब चीज़ें होती हैं। यस। हाँ बिल्कुल, आपका डेटा एक्सेस होता है। ओके। और कोई भी सरकारी सिक्योरिटी एजेंसी ऐप तभी बैन करती है जब उनको लगता है कि ये एप्लीकेशन यूजर का डेटा चोरी कर रहा है, या तो वो डेटा लेके दूसरे सर्वर या दूसरे को बेचता है या शेयर करता है। ओके। तभी वो गवर्नमेंट एजेंसी या सिक्योरिटी एजेंसी होती है जो वो एप्लीकेशन को बैन कर देती है। ओके। बैन भी होता है और डेटा भी चोरी होता ही है। अब आपको मैं इन डिटेल बताऊं तो ऐप के अंदर डेटा चोरी कैसे होता है। तो आपने कई बार देखा होगा, अगर आप कोई एप्लीकेशन मोबाइल में इंस्टॉल करते हो यस। तो उसमें इंस्टॉल के बाद परमिशन के लिए अलाउ ओनली दिस टाइम ऐसा एक बॉक्स आता है। यस। यस। उसमें सारी परमिशन ली होती है। यस। वो कॉन्टेक्ट की परमिशन लेते हैं, कैमरा की, माइक्रोफोन की, फोन कॉल्स, कॉन्टेक्ट्स, वो सब परमिशन लेते हैं। और आपको कोई ऐप के यूज करना है तो आप तो वो बॉक्स पर सीधे यस नहीं पड़ेगा, करके आगे निकल जाएंगे। अब यस कर दिया आपने परमिशन दे दी, भाई मेरे डिवाइस में जो ये 5-6 चीजें हैं वो आप एक्सेस करिए। ओके। कॉन्टेक्ट करवाते हैं, लोकेशन करवाते हैं, माइक्रोफोन करवाते हैं, लोकेशन, कैमरा, ये सब चीज से आपका डेटा कलेक्ट हो जाता है। कहीं आप देखिए, कई ऐसी एप्लीकेशन होती है, फॉर एग्जांपल फोटो मेकिंग ऐप है, तो वो आपको गैलरी की परमिशन अलाउ करने के लिए बोलते हैं। ओके। ठीक है, तो गैलरी की परमिशन आप दोगे तो आपकी गैलरी में जो भी है डेटा वो तो वो एक्सेस कर ही लेगा। यस। यस। और हमें वो करना भी पड़ता है यस। अगर वो एप्लीकेशन का यूज करना हो। यस। 100%। ठीक है, अब ऐसा भी नहीं है कि उसका वो गलत इस्तेमाल भी करेगा, लेकिन कुछ ऐसी कंपनियां भी है जो गलत इस्तेमाल भी करती है उस डेटा का। तो वैसे भी कई एप्लीकेशन है, अगर आगे बताऊं मैं आपको, तो ऐसा नहीं है कि आपने अगर फर्स्ट टाइम ओपन किया, परमिशन दे दी और यूज कर दिया, अब बंद कर दी एप्लीकेशन तो नहीं होगा। कुछ एप्लीकेशन ऐसी भी है जो बैकग्राउंड में भी आपका डेटा यूज कर रही है। ओके। आपने परमिशन दे दी, अब आप लोकेशन की परमिशन देते हो, ठीक है, वो आपको पूछते हैं, आप देते हो लोकेशन की परमिशन, तो अब आप जहां जहां जाओगे उसको आपका लोकेशन पता है। यस। आपने कॉन्टेक्ट की परमिशन दे दी तो आपके पूरा का पूरा कॉन्टेक्ट लिस्ट उसके पास आ गया। अब क्या करते हैं ये लोग कि ये लोग आपके डेटा को चोरी करके दूसरे देशों में या दूसरे सर्वर पर के जहां पे ऐसे कानून नहीं है कि डेटा चोरी करना नहीं करना, प्राइवेसी, ऐसा कोई कानून नहीं है। ज्यादातर ऐसे एप्लीकेशन उस देश में से ही एक्सेस होते हैं, उस कंट्री में से ही। ओके। अगर हम कोई भी एप्लीकेशन सेफली इंस्टॉल करने से पहले कुछ ऐसा जान ले कि किस कंट्री में है, उस कंट्री की ऐप की पॉलिसीज क्या है, फिर भी हम इंस्टॉल करें तो हमारे लिए बेनिफिट होगा। 100%। अब कुछ ऐसा कंट्री है जिसमें
ऐप के लिए कोई पॉलिसी नहीं बनाई, अगर हम उससे उस ऐप को इंस्टॉल करते हैं और हम परमिशन देते हैं कि भाई हमें ये ऐप यूज करने के लिए ये परमिशन मंजूर है, तो वो सीधे सीधे आपने अपने पूरा पूरा मोबाइल डिवाइस का जो भी डेटा है वो उसको दे दिया। अब वो उसका कुछ भी कर सकते हैं। डेटा बेचते हैं लोग चोरी करके, खुद के लिए कोई यूज करता है। अब हाल ही में आप देख लीजिए, टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है। आप रियल लाइफ एग्जांपल दूं मैं, तो अभी आप कोई सीरीज देख लीजिए, डेटा कैसे चोरी होता है, कैसे यूज होता है। अभी अभी अगर आप सबने देखा होगा, स्पेशल ओप्स नाम की एक सीरीज आई, ठीक है, तो उसमें बताया गया है डेटा के लिए लोग क्या करते हैं, डेटा चोरी के लिए कैसे करते हैं। टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा उदाहरण है वो। ऐसी कई चीजें हैं। कोई एक मूवी या सीरीज का नाम मैं ले रहा हूँ, ऐसा नहीं है। कई सारी मूवीज कई सीरीज में हमें सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए देखने को नहीं बोलते। यस यस। में उसके पीछे एक मैसेज भी होता है कि आपको ये चीज होती है। आप तो बहुत छोटे लेवल के मोबाइल यूजर या कोई भी इंसान है, इसलिए आपके साथ ऐसा बहुत बड़ा नहीं हुआ। यस। लेकिन जो बड़ा आदमी है, उसको उसने वो फेस किया होगा, तो उसको संभालने के लिए बहुत सिक्योरिटी रखनी पड़ती है उसको, उसके डिवाइस में, सभी जगह पे। आसानी से सब हैक होता है, डेटा की चोरी होती है। जब जब गवर्नमेंट एजेंसियां, वो सरकारी कंपनियां उसको ट्रेस करती है, तो उस एप्लीकेशन को बैन भी कर देती है हमारे इंडिया में से। आपने एक क्वेश्चन वो पूछा कि बैन क्यों करती है गवर्नमेंट, तो अब और कौन सी ऐप को किया। तो 2020 में हम सबको मालूम है, एक बहुत बड़ी, ऐसा बोलते हैं कि सोशल मीडिया टाइप या यूट्यूब टाइप या इंस्टाग्राम टाइप एक एप्लीकेशन थी, टिकटॉक, यस जो गवर्नमेंट ने बैन कर दी। एक ब्राउजर था, यूसी ब्राउजर, यस। जो गवर्नमेंट ने बैन कर दिया। क्यों? तो क्योंकि वो लोग आपके फोटोज, अब टिकटॉक इंडिया में किसी भी कंट्री में इतना नहीं चला जितना इंडिया में चला। ओके। टिकटॉक को बहुत ज्यादा ऑडियंस मिली इंडिया में, बहुत प्रॉफिट कमाया। लेकिन वो जिस कंट्री से वो एप्लीकेशन था, उसमें उसके पास ऐसा रूल ही नहीं है कोई प्राइवेसी के। ओके। इसलिए वो आपका डेटा सब चोरी कर रहा था। अब आप समझ ही जाओगे कि टिकटॉक और यूसी ब्राउजर किस देश का था। मुझे देश का नाम नहीं लेना है, लेकिन आप सबको पता है। यस यस। तो वो लोग डेटा चोरी कर रहे थे, दूसरे सर्वर में भेज रहे थे, इसलिए हमारी गवर्नमेंट ने वो बैन कर दिया। वो बहुत अच्छा किया। अभी इस मार्केट में ऐसे कानून है, ऐसी प्राइवेसी है, कानून बनाए हैं जो यूजर्स के डेटा को सेफ रखती है। और हमें उसी प्लेटफॉर्म से अपनी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी चाहिए, इंस्टॉल करनी चाहिए, जिस कंट्री में या जिस प्लेटफॉर्म में ये सब प्राइवेसी की पॉलिसीज हो या कानून हो। यस। जैसे कि प्ले स्टोर है, गूगल प्ले स्टोर पर आप एप्लीकेशन चलाएगा तो वो प्राइवेसी पॉलिसी मांगता है। अब किस कैटेगरी में आपने चलाई कोई भी ऐप या गेम, तो उसकी बहुत स्ट्रिक्ट पॉलिसी है। यस। किस कैटेगरी में आपको सब परमिशन देनी पड़ती है। अब बचे कैसे, तो कि भाई कोई भी ऐसी परमिशन हो, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ता है कि ऐसी परमिशन इस ऐप में नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसी परमिशन वो वाली ऐप में आपके पास से मांगता है कोई एप्लीकेशन, तो समझ लेना कि ये ऐप मेरा डेटा चोरी कर रहा है। ओके। अब मैं एग्जांपल देता हूँ उस चीज का। अगर मान लीजिए कि आप कैलकुलेटर की एप्लीकेशन अब यूज कर रहे हैं। अब कैलकुलेटर की एप्लीकेशन में आपको कैमरा की परमिशन मांगे, ओके। तो आपको कुछ अलग नहीं लगेगा? यस। फिर कैलकुलेटर की एप्लीकेशन में कैमरा की क्या जरूरत है? जरूरत ही नहीं। तो संभल जाओ ओके। कि ये आपका डेटा बैकएंड में चोरी हो रहा है। ओके। ऐसे आप, अब जैसे मैंने एग्जांपल दिया, आप रिलेट कर ही सकते हो यस। कि कैसे एप्लीकेशन में किस टाइप की परमिशन होती है। उसके अलावा कुछ अलग परमिशन दिखे आपको, तो वो आपको नहीं करनी। ओके। अब कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म चुनिए जो सिक्योर है, जैसे कि ऐप स्टोर है, आईफोन ऐप स्टोर, गूगल प्ले स्टोर है। ओके। एकदम सिक्योर प्लेटफॉर्म है, जहां से आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें तो आपका डेटा सेफ रहेगा। ओके। जो कई सारे कानून, नियम और पॉलिसीज को फॉलो करते हुए चल रहा है यूजर्स के डेटा को सिक्योर रखने के लिए। तो आप इन सब बातों का ध्यान रख सकते हैं
बैन एप्लीकेशन इसलिए हो सकती है, डेटा चोरी भी होता है, और होता है तो हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, ये सब बातें इसमें आपके क्वेश्चन की शायद मैंने ले ली है डिटेल में। यस सर आपने एप्लीकेशन के बारे में तो बहुत बढ़िया और बहुत अच्छी तरीके से समझाया। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो वेबसाइट। जो एप्लीकेशन लोग आजकल बना रहे हैं वही वेबसाइट भी अपनी बना रहे हैं कि कोई भी प्रोडक्ट हो वो अपनी वेबसाइट पे डालते हैं। इट मीन्स कि आउट ऑफ पब्लिक कोई भी है उनकी वेबसाइट पे विजिट करके उनके बारे में, उनके प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ जान सकते हैं। वो जो कोई भी हो, प्रोफेशनल, बिजनेसमैन, आजकल कोई भी हो, अपनी अपनी वेबसाइट है। तो वेबसाइट क्या है और उनके बनाने की प्रक्रिया क्या है उसके बारे में मुझे समझाइए। वेबसाइट के बारे में अगर मैं कहूँ तो फॉर एग्जांपल, पहले एक एग्जांपल देता हूँ। अगर कोई टेम्पलेट है, टेम्पलेट में क्या होता है कि 4-5 पेज का एक समूह, कलेक्शन ऑफ मल्टीपल पेजेस, 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, उसमें उसका लेआउट होता है, उसकी इंफॉर्मेशन होती है। कोई बिल्डर है, अगर कोई फॉर एग्जांपल कॉमर्शियल बिल्डिंग बन रहा है तो अपनी साइट ऑफिस पे बैठे बैठे जो कस्टमर आते हैं उसको एक टेम्पलेट ओपन करके देता है। यस यस। फर्स्ट पेज में उसका लेआउट है, कैसा बिल्डिंग दिखेगा, अंदर ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, भाई थर्ड फ्लोर, उसका प्लानिंग होगा, ये साइज की ऑफिस है, ये साइज का शोरूम है, 4 पेज में। तो सेम वेबसाइट का भी ऐसा ही है। ओके। पेजेस का समूह, कलेक्शन ऑफ पेजेस, यानी कि वेबसाइट हमेशा बोल सकते हैं। अब वेबसाइट डेवलपमेंट एंड डिजाइन क्या चीज़ है, डेवलप करना, डिजाइन करना, उसके बारे में हम जानते हैं कि कितने प्रकार के होते हैं, वेबसाइट कितने प्रकार के होते हैं। तो वेबसाइट में भी कई प्रकार होते हैं। जैसे कि पहला प्रकार अगर मैं कहूँ तो स्टैटिक वेबसाइट, ओके। डायनेमिक वेबसाइट, ओके। और सिंगल पेज वेबसाइट हम बोल सकते हैं। अब बात करें स्टैटिक की, तो स्टैटिक में क्या होता है कि उसमें हम कुछ बदल नहीं सकते। ओके। वो स्टैटिक, स्थिर होता है। ओके। फॉर एग्जांपल इंफॉर्मेटिव हम बोल सकते हैं। ओके। फॉर एग्जांपल ब्लॉग है तो उसमें कुछ ज़्यादा यूजेस नहीं, एक बार बना दिया तो पेजेस दिखते हैं इंफॉर्मेटिव टाइप, कुछ चेंज नहीं कर सकते उसमें, उसको स्टैटिक वेबसाइट बोलते हैं। इट मीन्स के उसका जो प्रोडक्ट है वो सिर्फ दिखाई देगा हाँ, उसमें। इंफॉर्मेटिव टाइप, Yes. उसमें सिर्फ इंफॉर्मेशन ही देनी है। ओके। कई चीज़ आप कई बार देखिए, आज फॉर एग्जांपल मेरी कोई फर्म है तो मुझे उसमें कुछ ज़्यादा करना नहीं है, ओके। मुझे सिर्फ लोगों को बताना है कि मैं ये करता हूँ, और वो मेरा स्टैटिक है, वो बदलने वाला नहीं है। यस। 5 पेज की कोई स्टैटिक वेबसाइट में बनाता हूँ तो एक बार बना ली, फिर मैंने अपलोड कर दी, ठीक है, इंटरनेट पे, जो इंटरनेट होस्टिंग डोमेन से सबसे एक्सेस होती है, उसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे अभी। तो उसमें कॉन्टैक्ट होता है, होम होता है, सर्विसेज होती है मेरी, वो सब एक बार दिखा देता है। फिर उसमें ना मैं कुछ कर सकता हूँ ना यूज़र कुछ कर सकता है। दूसरी होती है डायनेमिक वेबसाइट। ओके। उसमें हम सब चेंज कर सकते हैं, जो बैकएंड से काम कर सकते हैं, डेटाबेस से कनेक्ट हो सकता है, उसमें डेटा स्टोर कर सकते हैं, उस डेटाबेस से वेबसाइट में डेटा ले सकते हैं। जैसे कि ई कॉमर्स वेबसाइट होती है सभी, शॉपिंग की या वो सब आप देख सकते हैं। और तीसरा और लास्ट है सिंगल पेज वेबसाइट। कोई एक पेज बना लिया जिसमें आपकी पूरी इंफॉर्मेशन आ गई और आप दिखा रहे हैं, जो सिंगल पेज वेबसाइट बोलते हैं। ओके। अब इसमें भी कई प्रकार होते हैं, स्टैटिक में, डायनेमिक। वेबसाइट कैसे होती है, कौन सी होती है, क्या आता है, किस फील्ड में, किस कॉन्सेप्ट की वेबसाइट बनाते हैं लोग, वो सब मैं आपको आज डिटेल में बताऊंगा। उसके पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि वेबसाइट बनती कैसे है, स्टेप बाय स्टेप। अब आपको पहले वेबसाइट का ऑडियंस, आपका जो किस चीज़ के लिए वेबसाइट है वो तय करना पड़ेगा। ओके। अगर क्लाइंट कोई आता है तो आपको बोलता है मुझे इस चीज़ का है, तो उसका डिज़ाइन बनाना पड़ेगा। प्लानिंग, कि आपको टारगेट ऑफ ऑडियंस कौन सी कवर करनी है। मान लीजिए कि आपने कोई
एड टू कार्ट वाली साइट बनाई है जिसमें आप लेन देन कर सके। फ्लिपकार्ट है तो वो तो सभी ऑडियंस को कवर करेगा। अब कोई मिल्क प्रोडक्ट की है तो पर्टिकुलर पोर्शन यस, पर्टिकुलर ऑडियंस को ही कवर करेगी। ऐसे प्लानिंग करना पड़ता है, फिर डिजाइनिंग करनी पड़ती है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि उसका यूआई यूएक्स कैसा होना चाहिए, इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं। फिर डेवलपमेंट में आते हैं तो हम बैक एंड डेवलपमेंट देखते हैं, फ्रंट एंड डेवलपमेंट देखते हैं, यूजर इंटरफेस, यूजर एक्सपीरियंस, वो सब देखना पड़ता है। उसके लिए हम अलग अलग लैंग्वेज से टूल का यूज़ करते बनाने के लिए। पीएचपी में बनती है, HTML CSS में बनती है वेबसाइट्स। ऐसे कई सारी चीज़ें होती है जिससे वेबसाइट को बनाना पड़ता है, बनती है, जो जिसके स्टेप है। अब उसके बाद क्या होता है कि अब आपने डिज़ाइन प्लानिंग कर ली, डिज़ाइन कर ली, बैक एंड फ्रंट एंड डेवलपमेंट हो गया। अब आपको करना है डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी। ओके, अब डायनेमिक वेबसाइट में क्या होता है, डेटाबेस कनेक्टिविटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि डेटा स्टोर तो करना पड़ेगा बैकएंड में। तो बैकएंड का ही एक पार्ट है डेटाबेस कनेक्टिविटी, जिसमें आप MySQL का DBMS का यूज़ कर सकते हो डेटाबेस कनेक्टिविटी के बाद। फिर आप वो सब होने के बाद एक पर्टिकुलर वेबसाइट तैयार हो जाती है, फिर आप उसको होस्टिंग कर डोमेन नेम से होस्टिंग करते हो। ये सब स्टेप बाय स्टेप इसकी प्रोसेस है। अब आपको ये क्वेश्चन होगा कि अब वेबसाइट की ये जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, आपने बताया दर्शन भाई कि बैक एंड, फ्रंट एंड, डेटाबेस, प्लानिंग, डिजाइनिंग, तो उसके लिए स्किल्स और लैंग्वेज क्या चाहिए, यस, मेन क्वेश्चन होगा आपका। यस, यस, तो उसका भी हम जवाब देते हैं कि उसके लिए क्या चाहिए। ठीक है, हम बात करें तो इसमें लैंग्वेज क्या क्या, तो HTML CSS, एडोब, डिजाइनिंग के लिए फिग्मा, ऐसे टूल्स है। बैकएंड के लिए HTML CSS है, पाइथन है, फिर PHP है, Node.js है, रिएक्ट है, कई सारी लैंग्वेजेस सीखनी पड़ती। टेस्टिंग स्किल्स है। ओके, फिर डेटाबेस के लिए MySQL DBMS सीखना पड़ता है। वो सब चीज़ें सीखनी पड़ती हैं लैंग्वेज स्किल में। अब हम ऐसे बात करें तो इसमें भी अलग अलग, जैसे गेम और ऐप में है, वैसे अलग अलग पर्टिकुलर पोर्शन या पर्टिकुलर फील्ड के लिए अलग अलग डेवलपर्स होते हैं। ओके, कोई एक फ्रंट डेवलपमेंट करता है, एक बैक एंड डेवलपर है जिसको 2-3 लैंग्वेज साथ में भी आती है। उसमें वेबसाइट में ऐसा नहीं है। ओके, मैंने ऐसे भी डेवलपर देखे हैं जो डिजाइन भी करते हैं और खुद डेवलप भी करते हैं, जो डेटाबेस भी एक्सेस करते हैं, हैंडल करते हैं, और फ्रंट एंड भी हैंडल करते हैं। वो सब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होता है। इसलिए अगर लैंग्वेजेस और स्किल्स की बात करें तो Node.js, पाइथन, PHP, HTML CSS, रिएक्ट, ये सब एडोब है, उसका भी यूज़ कई बार होता है। MySQL डेटाबेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये सब स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है वेबसाइट बनाने के लिए। ओके, अगर कोई किसी को करियर बनाना है वेबसाइट में, तो इनमें से कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक चुन ले। पूरा वेब डेवलपर बनना है, वेब डिज़ाइनर बनना है, SEO करना है, वेबसाइट का SEO। अरे वेबसाइट SEO में तो बहुत सारी रिक्वायरमेंट हो निकल आई है। क्योंकि अगर वेबसाइट बना दिया, अगर आपका पेज सर्च में नहीं आएगा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, यस, तो वेबसाइट का कोई मतलब नहीं है। यस, आपको आपकी पेज को टॉप 10 रैंकिंग में लाना है तो SEO की ज़रूरत तो पड़ेगी। या खुद सीख लो, या SEO डेवलपर या SEO वाला आदमी रख लो, जैसे आपका वेबसाइट का SEO हो जाए। अगर सर्च में नहीं आएगा तो वेबसाइट कौन देखेगा। यस, अगर मैं लिखूंगा गूगल सर्च में ऑनलाइन शूज़, तो आप देखना फर्स्ट अमेजोन आएगा, दूसरा फ्लिपकार्ट आएगा फॉर एग्जांपल, या फर्स्ट एक फ्लिपकार्ट आएगा, दूसरा अमेजोन आएगा, तीसरा मीशो, मिंत्रा आएगा। तो उन लोगों ने सर्च इंजन ऑप्टिमाइज किया होगा। अगर कोई ऑनलाइन शूज़ लिखेगा, ऑनलाइन शर्ट लिखेगा, ऑनलाइन पैंट लिखेगा, ऑनलाइन कोई भी आइटम लिखेगा, तो ये 4 या 5 साइट आएगी ही, क्योंकि उन लोगों ने उस अपनी साइट का सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करवाया। ओके,
फिर मार्केट में ज़्यादातर वो यूज़ होने लगता है तो फिर ऑटोमेटिक वो सर्च में ऊपर आने लगता है। ये सब चीज़ों का भी वो तो बात की बात है, अभी तो हम डेवलपमेंट के लिए और स्किल्स की और लैंग्वेजेस की बात कर रहे हैं। ये तो बहुत बात की बात है एसईओ वाली तो, ऐसा सब होता है। सर अब वेबसाइट डेवलपर ने एक वेबसाइट कंप्लीट कर दी तो अब उसे पब्लिश कैसे करते हैं? पब्लिश करने के लिए डोमेन नेम चाहिए, होस्टिंग चाहिए, फाइल अपलोड करनी पड़ती है, फिर डोमेन और होस्टिंग को कनेक्ट करना पड़ता है, और फिर ब्राउज़र में चेक करना पड़ता है, फिर उसको हम एसईओ करवाते हैं। पब्लिश के बाद ये स्टेप अब सब होता है, फिर जाके आप एसईओ तो ऑप्शनल है, आपको करवाना नहीं करवाना है, लेकिन डोमेन, होस्टिंग, फिर फाइल अपलोड करना है आपकी, डोमेन और होस्टिंग को कनेक्ट करना, फिर उसके बाद जाके आपकी वेबसाइट लाइव होती है इंटरनेट पे। सर आपने जो हमारे जो पहले पॉइंट थे उसमें डोमेन वर्ड दो तीन बार आपने बोले, तो ये डोमेन जो टेक प्रोफेशनल है उसको तो पता है, लेकिन जो नॉन टेक्स प्रोफेशनल है उसको बताए कि डोमेन क्या है, डोमेन कैसे लेना पड़ता है और उसके इन डिटेल समझना है। अब डोमेन का मतलब क्या है कि आपकी वेबसाइट का नाम। ओके अब रियल लाइफ एक एग्जांपल देता हूँ कि मान लीजिए कोई एक शॉप है, तो उसका नाम हुआ फॉर एग्जांपल XYZ सुपरमार्केट, ओके तो वो उसका डोमेन हो गया। ओके अब ऐसे वेबसाइट के अंदर www.vatuvithmaulik.com, ओके ठीक है, तो वो आपका डोमेन हो गया। ओके अब आपका वेबसाइट इंटरनेट पे अपलोड हो रहा है, मार्केट में आ रहा है, तो किसी नाम से तो जाना जाएगा। हर इंडिविजुअल का एक आईपी होता है, तो हम न्यूमेरिकली तो बहुत याद नहीं रख सकते, तो उसका एक डोमेन बनाना पड़ता है जो बनता है, तो उसको बोलते हैं उसका नाम। ओके अब उसके साथ आपको क्वेश्चन होगा ये कि होस्टिंग क्या है, तो यस होस्टिंग का मतलब है स्पेस, सर्वर। ओके अब दुकान का एग्जांपल दिया मैंने, XYZ सुपरमार्केट, वो उसका डोमेन हो गया XYZ सुपरमार्केट। तो स्पेस क्या है? वो प्लॉट, वो जगह। ओके जो स्पेस है जहाँ पे वो दुकान है, तो नाम लिखा है, जो स्पेस है, प्लॉट है, उसको, उस जगह को आप होस्टिंग बोलते हैं। जो वो शॉप वो नेम को वो होस्ट करती है वहां से, वो जगह से, ओके तो उस प्लॉट को हम होस्ट बोलते हैं। तो वेबसाइट की भाषा में सर्वर है जो आपको स्पेस प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन और फाइल अपलोड करने के लिए, उसको हम होस्टिंग बोलते हैं। अब डोमेन लिया है तो वेबसाइट डालोगे आप, तो कहीं तो जाकर स्टोर होगी ना वो यस सर्वर पे, तो डोमेन और होस्टिंग दोनों चाहिए उसके लिए। ओके अब आपको डोमेन का, होस्टिंग का मतलब मैंने बताया, आपको आपकी वेबसाइट को इंटरनेट पे चलाने के लिए दोनों चीज चाहिए। यस तो आपको मिलेगी कैसे? डोमेन नेम प्रोवाइड करने वाली घनी साइट्स है, ओके लॉट्स ऑफ। इसमें से एक दो है जो मेरा अभी जहन में है, वो है godaddy.com। ओके वहां से आप डोमेन परचेस कर सकते हैं, स्पेस भी परचेस कर सकते हैं। फिर आप उसके साथ कनेक्ट करके आपकी वेबसाइट का, अब उसमें भी क्या है, अलग अलग प्राइस होता है, पर मंथ पर ईयर का चार्ज होता है। आप मान लीजिए xyzsupermarket.com लेना चाहते हैं, तो आपको देखना पड़ेगा ऐसा कोई है, होगा तो आपको नेम चेंज करना पड़ेगा। यस ऐसे आप डोमेन ले सकते हैं, होस्टिंग भी करवा सकते हैं उससे, होस्टिंगर है, गोडेडी है, उस चीज़ों से आप डोमेन और होस्टिंग ले सकते हैं। अब आप देखिए, अगर आप डोमेन ले रहे हैं तो कई लोगों को ये पता नहीं होगा। जनरली आपने साइट्स में देखा होगा, कोई भी साइट का नाम हो डोमेन नेम, www.xyz.com, www.xyz.in, www.xyz.net, www.xyz.edu, तो उसका .com, .net, .edu, उसका क्या मतलब है? तो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग यूज करते हैं। .com का यूज होता है कि जो इंडिया की बाहर की है या ऐसी बड़ी साइट है वो, या कॉमर्शियल। फिर .in है तो वो इंडिया के लिए है, ओके .in। .net है तो नेटवर्किंग रिलेटेड वेबसाइट से, तो .net लगाते हैं। ओके फिर .edu है तो ऑर्गेनाइजेशन, एजुकेशन रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, उसके लिए लगाते हैं .edu। तो ऐसे आप अपने हिसाब से अपनी वेबसाइट
किस पर्पज से, किस टारगेट ऑडियंस को कवर करती है, उस हिसाब से आप ले सकते हैं। कॉमर्शियल है तो उस हिसाब से .com है, .in, .net सब ले सकते हैं। अब उन दोनों को कनेक्ट करना पड़ेगा। डोमेन ले लिया, होस्टिंग के लिए आपने स्पेस ले ली। अब होस्टिंगर में जाके आपको उसका नेम सर्वर कॉपी करके डोमेन के अंदर आके उसको कनेक्ट करना पड़ेगा, फिर आपकी साइट जाके लाइव होगी। ओके सर, जो आज कोई भी पर्सन हो, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हर कोई हो, अगर स्टडी कर रहा हो, जॉब कर रहा हो, अपना खुद का प्रोफेशन हो, कोई भी पर्सन है एआई का यूज आज करता ही है। तो एआई क्या है, एआई का यूज कैसे करते हैं, उसके बारे में बताइए। जरूर, आजकल एआई का यूज बहुत ज्यादा हो गया और वो भी जरूरी भी है। एआई यानी सबको पता ही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर वो क्या है? वो इंसानों की तरह सोचता है, फिर करता है, समझता है और सब उसके जैसा ही वर्क करता है। बनाया है इंसान नहीं, लेकिन वो इंसान से भी ज्यादा फास्ट वर्क करता है। सोचने समझने की क्षमता और डिसीजन पावर, वो सबको इकट्ठा करके डिसीजन लेता है ये। अगर मान लीजिए आप कोई चीज डालते हो विस्तृत रूप से, कोई पिक्चर डाली, कोई प्रॉम्प्ट डाला, कोई चीजें डाली, तो हमें वो चीज समझने में समय लगेगा। फॉर एग्जांपल बहुत ही शार्प माइंड का इंसान है तो 2-3 मिनट लगेंगे, लेकिन आप एआई में डालेंगे, एआई टूल में, तो वो मिली सेकंड में आपको आंसर देगा उस चीज का। अब एआई का यूज होता कैसे है देखिए। मतलब मान लीजिए कि एआई, अब यूट्यूब तो सब यूज करते होंगे। अब आपने यूट्यूब में कोई पर्टिकुलर टॉपिक के अकॉर्डिंग कोई सॉन्ग सर्च किया है, आप सॉन्ग 2 मिनट का 3 मिनट का सुनकर चले गए, आपने ब्राउजर बंद कर दिया, एप्लीकेशन बंद कर दी, सब बंद करके सो गए। अब कल सुबह उठोगे ना आप, तो उसके अकॉर्डिंग आपको सॉन्ग दिखाई देंगे फर्स्ट पेज में। तो वो एआई के यूज से ही होता है। ओके अब एआई समझ गया कि इस इंसान को क्या चाहिए, क्या डाला था उसने, मुझे क्या देना है, और किस टाइप का देना है, तो एआई से ही होता है। कितना फास्ट। आपका टेस्ट समझ गया वो कि इसने भाई पुराने गाने लिखा है तो वो पुराने गाने ही दिखाएगा। यस। अब आप नए गाने लिखोगे तो नए गाने तो दिखाएगा, साथ में पुराने भी दिखाएगा। यूट्यूब में भी एआई का यूज होता है। अब पैटर्न पहचानता है। आप मान लीजिए कि कोई तस्वीर, कोई टेक्स्ट दिखाते हैं, तो उसकी पैटर्न पहचान के आपको स्पीडली डिसीजन दे देगा कि इसका ये, इसका वो, इसका ये। तो ये वो चीज करता है। फॉर एग्जांपल आप गूगल मैप ही ले लीजिए, गूगल मैप में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज होता है। अगर आप कोई स्ट्रीट सर्च करेंगे तो वो बड़ी है, छोटी है, वहाँ ट्रैफिक है, नहीं है, सैटेलाइट थ्रू, एआई थ्रू सब आपको दिखाई देता है। तो वहां भी एआई का यूज हुआ है। अब एआई और मशीन लर्निंग में, मशीन लर्निंग भी एक चीज होती है, और एआई और मशीन लर्निंग में क्या चीज फर्क है? तो एआई इंसान की तरह सोचता है, और मशीन लर्निंग में क्या है कि उसके अंदर एआई का यूज हुआ है। ओके अगर हम कोई प्लेटफॉर्म एग्जांपल के तौर पे मैं दूं, तो एआई का एक प्लेटफॉर्म है चैट जीटीपी और सीरी। यस। और मशीन लर्निंग का है नेटफ्लिक्स, जिसमें एआई का यूज होता है, लेकिन वो बना मशीन लर्निंग से। ओके और एआई का खुद टूल है चैट जीटीपी, और अलग अलग कई ऐसे टूल है जो एआई की अलग अलग फील्ड में काम करते हैं। फॉर एग्जांपल इमेज क्रिएट करने के लिए अलग टूल है एआई के, वीडियो जनरेट के लिए, कोई कोडिंग के लिए, कोई कैमरा, फेस एप्लीकेशन, अब फेस एप करके एक एप्लीकेशन है, बीच में मुझे याद आ गया, तो वो भी एआई का यूज करता है। नहीं, सारी ऐसी एप्लीकेशन भी है जो यूज करती है। सर, आज हम सुन रहे हैं कि एआई की वजह से एम्प्लॉयमेंट कम हो रहा है, तो ये क्या बात सच है? हाँ, कुछ फील्ड में है ऐसा कि एआई के आ जाने से नौकरियां जाती है, जॉब जाती है। फॉर एग्जांपल डेटा एंट्री है, कुछ ऐसे है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जॉब जा रही है तो एम्प्लॉयमेंट कम होगा, स्कोप बढ़ेगा भी।
आप एआई के रिलेटेड भी जॉब ले सकते हैं। एआई कंटेंट राइटर है और डेटा साइंटिस्ट है, रोबोट एनालिटिक्स है, रोबोट क्रिएटर, रोबोट, ऐसी कई चीज़ एआई का जो फील्ड है उसमें। अब देखिए एआई का टूल है, इसका मतलब उसको ऑपरेट करने वाला तो कोई होना चाहिए, यस यस कमांड तो देने वाला चाहिए ना। अगर आपको उसमें एक्सपर्टाइज आ गई तो वो जो काम करके देता है उससे कई ज्यादा गुना आप उसे काम करवा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल चैट जीपीटी का उदाहरण मैं लूँ यहाँ पे। अगर हमको कुछ चीज चाहिए तो अगर मेरे पास वो स्किल है कि मैं एआई कंटेंट राइटिंग बहुत अच्छी तरीके से कर रहा हूँ, कर सकता हूँ या कर रहा हूँ, बराबर, तो उस चीज से मुझे आउटपुट परफेक्ट और स्पीडली मिलेगा। अब मान लीजिए कोई इमेज ही है, कोई इमेज का टूल है जो मुझे कुछ ऐसा चाहिए कि मुझे ये भाई यहाँ पे बैकग्राउंड चाहिए, यहाँ पे घर चाहिए, यहाँ पे एक कुत्ता खड़ा होना चाहिए। अब उसके लिए तो मुझे एआई को कमांड देना पड़ेगा ना। यस यस अगर वो राइटिंग मेरी परफेक्ट है तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मुझे अच्छा आउटपुट मिलेगा एआई से। तो वैसे जॉब भी क्रिएट होंगे जो एआई के रिलेटेड होंगे। ओके अब हाँ, लेकिन कुछ ऐसी जॉब है जो जा सकती है, डेटा एंट्री ऑपरेटर है ऐसी, और जहाँ पे जिस अब ऐप और गेम डेवलपमेंट में भी देखिए तो अभी तो चल रहा है, कोई बात नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर उसमें भी एआई का यूज होगा। अगर कोई पर्टिकुलर आपके पास सॉफ्टवेयर है, आप फॉर एग्जांपल वर्डप्रेस यूज कर रहे हैं या पीएचपी यूज कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको एआई आ जाएगा उसके साथ। अगर उसके साथ एआई यूज करना नहीं आता है तो वो सीखना पड़ेगा, अगर आपकी जॉब जा सकती है। ऐसा भी हो सकता है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट भी है, सिर्फ नौकरी जाएगी नहीं, मिलेगी भी, आपको सीखना पड़ेगा यस वो चीज़, क्योंकि वो अपने आप तो ऑपरेट होगा ही नहीं, यस भले ही है वो। हाँ, लेकिन अब सिस्टम में रोबोट बनाया हमने तो रोबोट को भी कमांड तो देना पड़ेगा ना। यस तो रोबोट को हैंडल करने वाला भी एक इंसान चाहिए ना। चाइना या कोई भी बड़ा देश, जापान या रोबोट बना रहे तो उसको हैंडल करने के लिए साइंटिस्ट चाहिए, एनालिटिक्स चाहिए, वो सब चाहिए। तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ा ही, यही से जॉब जाएगी, लेकिन बढ़ेगी भी उतनी। यस 100%। दर्शन भाई, लास्ट में आप हमारे व्यूअर को क्या कहना चाहते हो? आपके जो व्यूअर है और जो ये पर्टिकुलर टॉपिक पे आज वीडियो देख रहे हैं उसको मैं उतना ही कहना चाहूँगा कि आईटी फील्ड में गेम ऐप हो या वेब डेवलपमेंट हो, उस सभी फील्ड में करियर बहुत ही अच्छा है। लेकिन अब आपको क्या करना पड़ेगा कि उसके साथ साथ आपको एआई भी सीखना पड़ेगा। एआई से कब क्या होता है, कैसे होगा डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, गेम डेवलपमेंट, अगर एआई नहीं आएगा तो आज से 3 साल, 4 साल, 5 साल के बाद आपको कोई पूछेगा भी नहीं। एआई का यूज करना सीखिए। दर्शन भाई, आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और बात हुई तो यूट्यूब चैनल की तरफ से आपको एक गिफ्ट। थैंक यू मौलिक भाई।